अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन बात होती है कुछ मसाइल के हवाले से, कुछ अहम मामला पर गुफ्तगू होती है। सबके वक्त कोशिश ये होती है कि अहम मामला पर बात की जाए और ख़ास तौर पर जो अवामी मसाइल उनके ऊपर गुफ्तगू की जाए। पिछले कई प्रोग्राम्स में बात हो रही थी कुछ महंगाई के हवाले से, और इस वक्त जो जारी सूरत हाल है इसके हवाले से बात करनी ज़रूरी है। इसके ऊपर आज ख़ास तौर पर गुफ्तगू करेंगे। उसके अलावा एक और बड़ा अहम इशू है, शहर कराची के हवाले से बात होती है, मसाइल के हवाले से बात होती है। बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे हमने पिछले कई प्रोग्राम्स में डिस्कस कर चुके हैं, एक तो सियासी मसला बड़ा संगीन है। दूसरा ये कि किसी की काम करने की विल नहीं है, जिसकी वजह से नुकसानात में इजाफा हो रहा है। और ख़ास तौर पर अभी गुज़िश्ता दिनों में देखा बारिश के बाद जो सूरत हाल रही है या उसकी वजह से जो तबाहकारियाँ हुई हैं उसका सिलसिला ताहाल जारी है। तो क्योंकि कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई ओन नहीं करता उस शहर को, इस वजह से सूरत हाल ज़्यादा पेचीदा हुई और सूरत हाल में ज़्यादा ख़राबी पैदा हुई। तो कोशिश करेंगे इसके ऊपर भी आज गुफ्तगू करेंगे, साथ साथ यहाँ के जो दीगर मामला हैं, मसाइल है, इसके ऊपर आज बात करेंगे। और जैसे मैंने कहा कि सियासी मामला के ऊपर भी गुफ्तगू होगी। कल की जो शहर कराची में एक्टिविटी, बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी रही है, उस हवाले से भी आज हमने प्रोग्राम में गुफ्तगू करनी है। अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद पीडीएम की सूरत में और एक बड़ा जलसा शहर कराची में किया गया। हुकूमत के ऊपर दबाव नज़र आ रहा है, वाज़ेह तौर पर बयानात से ये चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है। सुबह से लेकर शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, मीडिया के ऊपर बयानात दागे जा रहे हैं और एक ही बात की जा रही है कि ये जो अपोजिशन वाले हैं ये सिर्फ अपनी करप्शन को बचाने के लिए या छुपाने के लिए इस तरह के जो जलसे कर रहे हैं। बहरहाल जी, आवाम का जो आप समझ लीजिए फ़ैसला है वो इन जलसों की सूरत में अब रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि महंगाई की इस वक्त जो सूरत हाल है वो बदतरीन इस वक्त महंगाई पूरे मुल्क में है और हुकूमत की ना कोई तवज्जो है, ना उनकी तरजीहात में लगता ऐसा है कि शामिल है कि आवाम को इससे रिलीफ दिलवाई जा सके। उसको नाइलिया कहिए या कोई भी आप इसको लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन बुरी तरह हुकूमत जो है वो नाकाम हुई है और आगे भी कोई उम्मीद जो है वो नज़र नहीं आती। बहरहाल इन तमाम मामलों पर गुफ्तगू करेंगे। बड़े ख़ास मेहमान आज स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, उनसे मुख्तलिफ मामलों पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले खुशामदीद कहूँगा परवेज़ मद्रास वाला साहब को, हमारे मौजूद मेहमान तजियाकार हैं, बड़ी खुलकर बात करते हैं, सच्ची बात करते हैं। और आज हमने उनको ख़ास तौर पर यहाँ मदू किया, उनसे आज हम बात करेंगे सियासी सूरत हाल के हवाले से। बहुत शुक्रिया परवेज़ भाई, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। उनके हमरा जी तशरीफ़ रखते हैं मोहम्मद उस्मान लाखानी साहब, चेयरमैन हैं कंस्ट्रक्शन लिंक्स के। आप जो है वो इवेंट ऑर्गेनाइज़र भी और मुख्तलिफ आपने शोबों में काम किया हुआ है, और ख़ास तौर पे शहर कराची के मसाइल के, और एक बड़ा मसला जो है वो जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है जिसके अंदर बड़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए जो है वो कोशिशें और काविशें कर रहे हैं। उनसे आज हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया उस्मान लाखानी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। एक और हमारे मेहमान यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ, फ़ाद बिन जाफ़र आपका नाम है और सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के जो आप डायरेक्टर हैं, यंग हैं और आप भी काम कर रहे हैं इन तमाम चीज़ों के हवाले से। ख़ास तौर पे जैसा भी बात हो रही है जो कचरे के हवाले से, जो शहर कराची का एक बड़ा मसला है, इसको कैसे ठिकाने लगाया जाए, क्या इसके लिए हो सकता है, तो आज इस हवाले से बात करेंगे फ़ाहद से। फ़ाहद को भी प्रोग्राम में शामिल। बहुत शुक्रिया फ़ाहद साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। परवेज़ भाई, सियासी सूरत हाल क्या नज़र आ रही है? लोगों का रश लगा हुआ है, लोग परेशान तो हैं, जिस तरह के पैगाम भेजे जा रहे हैं, जिस तरह की बातें लोग कर रहे हैं, या आप ये समझ लीजिए कि हम जब जाते हैं फील्ड पे, सड़क पे जाके लोगों का इंटरव्यू करते हैं, वो जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं जो हुकूमत के लिए, वो टीवी के ऊपर चलाए भी नहीं जा सकते। मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ। तो ये जज्बात हैं, अब वो जज्बात कहीं ना कहीं तो लोगों के निकलेंगे, वो पीडीएम के जलसे की सूरत में या कोई भी अवामी तहरीक हो उसमें नज़र आएंगे। आप क्या समझते हैं? बहुत शुक्रिया फ़ाद यासिर। एक्चुअली ये जो पीडीएम का जलसा है, ये तो आपको पता है कि 11 जो आपकी अपोजिशन पार्टी है उन्होंने अपना जलसा किया है। अच्छा, इनके एजेंडा मुख्तलिफ एजेंडे हैं, ठीक है ना। पहला तो एजेंडा ये है कि लोग कहते हैं कि भाई महंगाई, ठीक है, महंगाई है। अब महंगाई क्यों महंगाई आ गई है, ये भी एक सोचने वाली बात है। उसके बारे में मैं आपको फिर बताता हूँ, पहले तो मैं आपको बताऊँ। दूसरा इनका एजेंडा है कि भाई अपोजिशन इकट्ठी हुई है जस्ट कि भाई वो कहते हैं कि इमरान खान की गवर्नमेंट जो है ना वो उनके ऊपर बहुत प्रेशर डाल रही है, ठीक है ना, उन केसेस बना रही है जो कि बहुत ही गलत हैं, और उसकी वजह से उन्होंने इमरान खान की गवर्नमेंट को दबाने के लिए, एक तो ये एजेंडा है। तीसरा, उन्होंने बिल्कुल एक जो मियाँ साहब ने जो वहाँ से तकरीर की है, वो उनका जो डायरेक्ट अटैक है वो हमारी जो
फौज है उसके ऊपर है। तो जाहिर बात है कि ये इनके जो एजेंडा है ना, वो कोई एक एजेंडा नहीं है कि महंगाई के लिए वो सिर्फ कर रहे हैं या आवाम के लिए वो कर रहे हैं। देखें ना, आवाम के लिए करना हो तो भाई एक एजेंडा हो, यहाँ तो मुख्तलिफ है। आप उनकी तकरीरों में भी सुने कि भाई उनके मुख्तलिफ हैं, डिफरेंट लोग आते हैं 11 जमातों के। तो मसला ये है कि महंगाई, अब महंगाई क्यों है? देखो, महंगाई इसलिए है कि गवर्नमेंट ने उस तरफ तवज्जो ही नहीं दी, प्राइसेस बढ़ती गई, हर चीज़ की प्राइसेस बढ़ती गई, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती गई, डॉलर हाथ से निकल गया। और ये इनको शुरू पे जब ये लोग आए थे गवर्नमेंट में, तो इन्होंने क्या किया था कि सारे फ्रंट एक साथ खोल दिए। अब सारे जब आप फ्रंट एक साथ खोल देंगे, आपने बिजनेसमैनों को भी नाराज़ कर दिया, आपने बैंकों के ऊपर भी आपने जो है ना वो कंडीशंस लगा दी, आपने लोगों को बोला कि भाई बैंक में विड्रॉल करोगे तो आपके ऊपर पूछताछ होगी। तो ज़ाहिर बात है कि वो पैसा जो है, जो बैंकों में लोग पार्क करते थे, अब वो क्या करते हैं कि वो दे स्टार्टेड होर्डिंग कमोडिटीज़। अब जब कमोडिटीज़ को वो होल्ड करना शुरू कर दें, क्योंकि पैसा, लिक्विड पैसा तो मार्केट में मौजूद है। पहले भी मैंने आपको एक प्रोग्राम में पहले मैं कह चुका हूँ कि ये पैसा कहाँ जाएगा, लोग जेब में रखे तो नहीं घूमेंगे या लॉकर में तो नहीं डालेंगे, क्योंकि पैसा तो बहुत है। अब वो क्या करते हैं कि उन पैसों को बैंक में भी नहीं डाल सकते, क्योंकि वहाँ डालेंगे तो वो सबको पता चल जाएगा। देखिए, मैं सच बता रहा हूँ, बात जो है हकीकत की बात बता रहा हूँ। तो वो क्या होता है कि वो पैसा जो होता है ना, वो कमोडिटीज़ में वो जाके लगा देते हैं। अब उनका जो बिजनेसमैन जो होता है, जो भी पैसा लगाएगा, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि मैं पैसा कमाऊं और मैक्सिमम पैसा कमाऊं जितना हो सके। अब एक चीज़ मार्केट में अवेलेबल है, अगर आपने उसको रोकना शुरू कर दिया तो जाहिर बात है कि उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी। अब सप्लाई कुछ लोगों ने उसके पास रख ली हुई है, होल्ड कर ली, इस वजह से एक तो वो प्राइस बढ़ रही है। अच्छा, इस चीज़ को रोकने के लिए गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए फ़ौरन, या कुछ करना चाहिए। आज वो आपके जहाज़ आ रहे हैं, वीट के जहाज़ आ रहे हैं। अब वीट के जहाज़ कोई ओवरनाइट तो नहीं आ जाता कि सब्जियां कोई आपने कल उगानी शुरू कर दी या उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट, क्योंकि ये गवर्नमेंट नहीं है, इनको पता ही नहीं है, और इनके जो मिनिस्टर हैं पहले गवर्नमेंट में आ चुके हैं, या तो वो भी इसको इमरान खान को खिलौनों की तरह खिला रहे हैं, लॉलीपॉप दे रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है कि उन सारे सियासतदान हैं जो अपने आप को अक्ल कुल कहते हैं, उन लोगों को वो सारी चीज़ों को देखना चाहिए कि भाई हम ये एक्शन लेंगे तो इसका ये हमारा को डैमेज होगा, ये करेंगे तो इसका होगा। ये सारी चीज़ें इनके हाथ की हैं। अब इसके लिए आप पूरी कौम को या जो बेचारे जो गरीब आवाम है उनको तो आप पीस नहीं सकते ना। अब आपके हाथ में जब डोर है गवर्नमेंट की, आपको इलेक्ट किया गया है, तो आपका काम है कि आप लोगों को या जो भी आपकी आवाम है उनको रिलीफ दें, या इस किस्म की जो एक्टिविटी हो रही है, जिसकी होर्डिंग भी हो रही है या शॉर्टेज पैदा की जा रही है, उसको आप जाके उसको एड्रेस करें। अब इन्होंने उन चीज़ों को नहीं की, वो बाकी चीज़ों के पीछे लगे हैं। कोई FATF के पीछे लगा हुआ है, कोई किस चीज़ के पीछे वजह, कोई केसेस लगाने के पीछे पड़ा हुआ है, ये भी चोर है वो भी चोर है। अभी चोर है तो यार आज तक तो एक पैसा उन्होंने लाया नहीं है। भाई अगर चोर है तो दूसरी बात ये है ना कि भाई आपने अगर किसी चोर को पकड़ा है तो उसके पास से या तो उसने कोई कैमरा चुराया होता है या मोबाइल चुराया, तो बरामद तो होता है ना, किसी एक से तो बरामद हो जाए। यार एक बंदे से बरामदगी भी नहीं हुई, तो जाहिर बात है कि ये गवर्नमेंट का फेलियर तो है। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है? क्या ऑप्शन है? आप बताएं कि गवर्नमेंट के पास दूसरी अगर ये भी है, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के पास ऑप्शन क्या हैं? ये मैं बिल्कुल दबे अल्फाज में कह रहा हूँ कि हमारे पास ऑप्शन है। एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है हमारी, उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, या तो कोई मार्शल लॉ आ जाए फिर से। तो बात दरअसल ये है कि देखें, ये सारी बातें हैं कि इसमें हमें आवाम को, सबसे पहले तो हमें आवाम को रिलीफ देना है। जिस चीज़ के लिए आवाम आपको वोट देती है वो इसलिए देती है कि हमें वो सहूलत मिले, हमें वो फैसिलिटी मिले, हमें खाने पीने की चीज़ें जो है ना सस्ती मिले। वैसे ही यहाँ कारोबार का बुरा हाल हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट हमारी उरूज पे है, हमारे एक्सपोर्ट जिस हिसाब से बढ़ने चाहिए तो वो नहीं है। कराची हमारा माशी हब है, ठीक है ना, इसको हमने दबा के इसकी जो वैल्यू थी ना वो हमने गिरा दी है। अगर कराची आज खड़ा हो जाए और उसको वो सारी सहूलत मिल जाए, मैं कहता हूँ कि कराची जो है ना ऐसे 2 दुबई आपको बना के दे देगा। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि मैं किसी से बात कर रहा था कि जो कराची में पैसा, जो पाकिस्तान में पैसा जनरेट हो सकता है ना, वो आप अगर उसकी आप वैल्यू देखने जाए ना तो वो अनबिलीवेबल है। हम में हम कह रहे हैं कि दुबई इतना तरक्की कर गया है, कराची को तो तरक्की करने नहीं दिया गया।
ये एक पता नहीं क्या है। देखो मैं तो आपको जो देखता हूँ वो बात कहता हूँ, बाकी इसके पीछे क्या हो रहा है, क्या सियासत चल रही है, ये तो खैर हमें नहीं पता है। हमारी तो उम्र गुजर गई कराची में। पहले भी बोला था कि जो खड्डा हमने बदराबाद पे देखा था वो आज भी वहीं खड्डा है। तो तो कराची में तो उम्र गुजर गई है। ठीक है, चलिए इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आएंगे और गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते हैं गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। बात हो रही थी हमारी कुछ सियासी सूरत हाल के हवाले से। इसके अलावा जो दीगर मसाइल हैं इसके ऊपर भी बात की जानी चाहिए और कोशिश यही करते हैं कि इन तमाम मसाइल पर बात करें अपने प्रोग्राम्स में, ख़ास तौर पर शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से। और जिस तरह तेज़ी से मसाइल में इजाफा हो रहा है, हुकूमत की कहीं पे ना वफाकी ना सूबाई हुकूमत, इससे पहले भी ये बात हो चुकी है कि कोई ना उनकी तवज्जो है, ना तरजीहात में शामिल है, ना ही उनकी कोई विल है। और लगता भी ऐसा ही है क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा मुख्तलिफ पैकेजेस अनाउंस होते रहे, लेकिन ना कोई तरक्याती मनसूबा शुरू हो सका, और जो माजी में शुरू किए गए मंसूबे थे वो भी अभी तक जो है मुकम्मल नहीं हो सके। तो ये सारी सूरत हाल है। इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। उस्मान लाखानी साहब तशरीफ़ फरमाए, उनसे बात होगी। जी उस्मान साहब, ये फरमाइएगा कि अब कराची के जो लोग हैं उनको इस बात का पुख्ता यकीन हो चुका है कि ना कोई हुकूमत, ना कोई वफाकी हुकूमत, ना सूबाई हुकूमत, ना कोई बल्दियाती हुकूमत, कोई भी यहाँ के मसाइल जो है वो हल नहीं कर सकते। ये मसाइल कैसे हल होंगे? क्योंकि यहाँ पे मसाइल का एक अंबार लगता जा रहा है, चाहे वो वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हो। जो कंस्ट्रक्शन जिस तरह बेहंगम हो रही है इदारों की साजिश से, जो कुछ हो रहा है वो भी आवाम के सामने। तो ये तो सिर्फ आपके सामने एक तबाही लेकर आएंगे, और जो शायद दुश्मनी कर रही हैं हुकूमतें, इसका नतीजा बड़ा ख़तरनाक निकलेगा। मैं चाहूँगा इसके ऊपर थोड़ी गुफ्तगू की जाए। थैंक यू वेरी मच, आपने मदू किया, जी बहुत शुक्रिया आपका। और पहले तो कुछ वजाहत में हमारे परवेज़ भाई माशाल्लाह, जी हमारे से इनका रिलेशन भी है क्योंकि एलाइड इंडस्ट्री जो है जी उसमें परवेज़ भाई की इंडस्ट्री जो है वो भी कंस्ट्रक्शन से बहुत ज़्यादा जी अटैच्ड है। दूसरी एक बात तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मायूसी जो है ना वो कुफ्र है। बिल्कुल ठीक है। मायूसी कुफ्र है। आज जिस कौम जिसको हम ये कहते हैं कि अमेरिका, कनाडा, यूरोप जो है वो बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क हैं और बड़ी तरक्की की उन्होंने, बड़े सिविलाइज्ड लोग हैं। मैं इस बात को वजाहत करना चाहूँगा कि वो सिविलाइज जो है 200 साल के बाद हुए। ठीक है। वी जस्ट हियर अबाउट 73 ईयर्स, तो अभी स्टार्ट हुए, लेकिन आज वो 72 साल में भी, 73 साल में भी अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मच बेटर देन अगर हम उनकी हिस्ट्री को देखें। ठीक है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि क्या ये आज जलसे जुलूस करने से या यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करने से ये क्या आज का इशू है? सिंस जब पाकिस्तान और इंडिया अलग हुआ और जैसे ही लोग यहाँ माइग्रेट करके आए उस वक्त से ही जिनके पास क्लेम थे उन्होंने क्लेम किया, जिनके पास क्लेम थे और उनको नहीं पता था तो उनसे छीन लिया गया। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, यहीं से लूट मार शुरू हो गई। और जिन्होंने खुशामदी की, जो आज बड़ी बड़ी पोजीशनों पे बड़े बड़े वडेरे या बड़े बड़े बहुत माजरत के साथ, तो अगर आप उनका बैकग्राउंड देखेंगे तो उनके पास कुछ भी नहीं था। बिल्कुल ठीक है। आज अगर कराची की सूरत हाल है उसमें हम किसी एक पार्टी को भी कसूरवार नहीं ठहराएंगे, क्योंकि हमें ये चीज़ मिली, ये माहौल मिला और हमने उसको अडॉप्ट किया, हमारी टेंडेंसी बनती चली गई। बिल्कुल ठीक है, इनहेरिट की है। इनहेरिट। आज हमें अगर कोई ये कहता है कि जी पीपल्स पार्टी ने ये कर दिया कि इतना कुछ होते हुए 10-12 साल की हुकूमत में पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया या MQM ने कुछ नहीं किया, एक्चुअली इट्स अ कॉन्स्पिरेसी, इट्स अ कॉन्स्पिरेसी। क्योंकि हमें अगर हम आते हैं और स्पेशली सिंध के लिए जो हमारा माशी हब, जैसे परवेज़ भाई ने कहा कि कराची है, अगर इसकी एडमिनिस्ट्रेशन सबसे पहली चीज़ होती है कि घर का अगर सरबरा अगर दुरुस्त है तो बच्चे सारे दुरुस्त हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले जो फुकदान है वो है एडमिनिस्ट्रेशन का, जो कि मुशर्रफ के दौर में उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था कि ग्रास रूट लेवल पे लोगों को पावर्स दिए। बिल्कुल ठीक है, एम्पावर किया और उसके बाद ये हुआ कि ग्रेजुअली लोगों को
अपने अपने एरिया को उन्होंने सही करना शुरू ऑन किया। किया उन्होंने, बिल्कुल ऐसा ही। ऑन किया। उसके बाद फिर बदकिस्मती हुई कि फिर एक और पार्टी इन्वॉल्व हो गई, जिसको खुश करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो उनको भी दे दिया ANP को। यहाँ क्लैशेस होना शुरू हो गए। बिल्कुल ऐसा ही। तो फेडरल ने फिर ये महसूस किया कि अभी इस क्लैश को कैसे ख़त्म करें। उन्होंने कहा ठीक है जी, ये आपका, ये इसका, जो करना है करें। बिल्कुल ऐसा ही। बस वहाँ से अगर आप अपने बच्चों को, अपनी औलाद को भी कह दें कि बस ये चीज़, ये आपका है, ये आपका है, अब आप आज़ाद हैं। बिल्कुल ठीक है। तो और वही हाल कराची का हुआ। आप देखें कराची में जितनी कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, चाइना कटिंग जो हुई है, जो 65 साल से बागात थे, जो 65 साल से पार्क्स में नेशनल उसमें हैं आपके मास्टर प्लान के अंदर, वहाँ पर इस वक्त बिल्डिंग्स खड़ी हुई हैं। ऐसा ही। 60-60 गज़ के प्लॉट के ऊपर जो है ना कंस्ट्रक्शन कर दिए। उसके बिल्कुल अपोजिट जो है वो 1000 गज़ का प्लॉट है, जिसकी वैल्यू अगर 10 करोड़ थी वो आज 6 करोड़ पे आकर रुक गई, जस्ट बिकॉज ऑफ चाइना कटिंग। ऐसा ही। अच्छा, उस पर चीफ जस्टिस साहब बहुत माजरत के साथ मोहतरम, उन्होंने एक्शन भी लिया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक है। यही एडमिनिस्ट्रेशन है। देखिए ना, बिल्कुल ऐसा ही। आपको मैं बताऊं कि जब दूसरी जंग अजीम हुई तो सारे कारोबारी लोग जो है वो चर्चिल के पास गए और उन्होंने दरियाफ्त किया कि हमारा मुस्तकबिल क्या है। जी। तो उन्होंने कहा कि क्या आज हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं? उन्होंने कहा जी जा रहे हैं। उन्होंने कहा क्या हमारे जो है वो ऐवानों में और हमारे जो मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं वो चाहते हैं कि हमारा मुल्क सही हो? कहते हैं बिल्कुल चाहते हैं। क्या हमारे यहाँ इंसाफ है? उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसे ही चाहते हैं। बोले फिर कुछ नहीं होता, यूरोप को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता। हमारे यहाँ तीनों चीज़ों का फुकदान है। ऐसे ही। ठीक है, हालात अप्स एंड डाउन, जितनी जो वेव समंदर की जितनी स्पीड से उठती है इतनी स्पीड से नीचे भी जाती है और फिर दोबारा उठती है। बिल्कुल ठीक है। इस वक्त ये वो टाइम है क्योंकि हमारी टेंडेंसी डेवलप हो चुकी है कि हम इजी गो, मतलब मैं ये नहीं चाहूँगा कभी कि मैं यहाँ लाइन में लग के जो है ना अपना काम कराऊँ। मैं चाहूँगा मैं यहाँ से शॉर्टकट मारूँ और किसी ताल्लुकात के बिना पे किसी भी तरीके से बिल्कुल ठीक। अपना काम करा लूँ। यही वजह है कि आज हमारे यहाँ कोई मास्टर प्लान या उस तरह से जो हमारे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, आज आप महंगाई की बात करते हैं उसके अंदर भी इसका इफेक्ट बहुत है। अगर आप ये देखिए कि सब्ज़ी मंडी में अगर आप चले जाएं, न्यू सब्ज़ी मंडी चले जाएं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। कहाँ से एग्जिट होगा, कैसे एंट्री होगी, रोड ख़त्म है। बिल्कुल। अच्छा, आपके जो चीज़ प्रोडक्शन आ रही है इंटीरियर से आ रही है वो वहाँ आके तकरीबन उसका 30 to 35% जो है वो ख़राब हो जाता है, ऐसा ही। क्योंकि आपके पास किसी किस्म के कोल्ड स्टोरेज नहीं है। मतलब आपने पहले से कोई प्लानिंग नहीं की, प्लानिंग कोई भी नहीं। कोई प्लानिंग नहीं, बिल्कुल वो रूट ग्रास रूट लेवल पे जो लोग हैं, जो उनकी जहानत है, उसी हिसाब से अपना काम करते हैं। चीज़ें ज़ाया हो रही होती हैं, वरना वही 35% आप एक्सपोर्ट करें तो आप बताएं कि आपका रेवेन्यू कितना जनरेट करेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो मेन रीज़न ये है कि हमें किसी को भी जो है ना इल्ज़ाम नहीं देना चाहिए। ठीक है। इस वक्त नई हुकूमत है, हम कहते हैं फेडरल हुकूमत ने नो डाउट कि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। जो मेन हमारे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है उनके एक्सपीरियंस एक अलग सेक्टर से वो आए। उनके पास पैशन है, उनके पास जो है वो जज्बा है कि जी मुझे करना है, कुछ अच्छा करना है, नो डाउट, इसमें मैं कहता हूँ कोई दो राय नहीं है। ठीक है। बट एक इंडिविजुअल होके वो अकेले कुछ नहीं कर सकता। हमें सबको मिलके इस तरह से इन लोगों के साथ जो है वो मिल बैठ के अपने मतलब बिल्कुल अपने मोहल्ले से लेके चलें चीज़ों को, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत बेहतरी हो जाएगी। ठीक है, ये अच्छी बात है कि आप पर उम्मीद है और होना भी चाहिए। जैसे 2-3 चीज़ें हैं, जैसा भी आपने कहा कि मायूसी नहीं होनी चाहिए, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन खुदा की ज़ात के लिए कहा गया कि खुदा की ज़ात से मायूसी जो है ना वो कुफ्र है। बाकी हमारी जैसी कौमें, आपने कहा 200 साल 300 साल, हमें सदियाँ लग जाएगी लेकिन ट्रैक पर नहीं आ सकते, ये साइंस कहती है। जिन ज़मानों की आपने अभी मिसाल दी, माजरत के साथ 2-3 चीज़ें इसके ऊपर मैं हमेशा इख्तिलाफ रखता हूँ, अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में इस चीज़ को हाईलाइट करता हूँ कि अब टेक्नोलॉजी ने जिस तरह शिफ्ट लिया है, जो पहले काम सदियों में होता था, ट्रैवल करने के लिए आपको महीने गुजर जाते थे, आप चंद घंटों में कर सकते हैं और मिनटों में कर सकते हैं। तो सीखने के लिए अब वक्त आपके पास थोड़ा रह गया। तो इस चीज़ को आप समझ लें, आपकी कौम रियलाइज़ नहीं कर पा रही, क्योंकि चाइना के अंदर अगर आप देखें तरक्की हुई है 92 के बाद से। जो चाइना असर डेवलप हुआ 92 के बाद से हुआ, उससे पहले चाइना कहीं और था। ठीक है, तो उस 10 साल के अंदर जो जितना बड़ा शिफ्ट आया वो एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट था। आपने देखा 10 साल वो एडमिनिस्ट्रेशन की बात हुई ना, शॉर्ट स्पैन के अंदर कितनी बड़ी चेंज एडमिनिस्ट्रेशन की। मैं चाइना के चार प्रोविंस में रहा हूँ, नॉट इन अ सिटी। मैंने वहाँ यही देखा, एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल। फिर वहाँ के लोगों का उन्होंने माइंडसेट बनाया, पहले सेंस ऑफ ओनरशिप डेवलप, माइंडसेट बनाया। उन्होंने कहा देखिए इंडस्ट्री लगानी है, स्पेस लैंड अवेलेबल है, आप लें, हम आपको लीज पे देते हैं। आफ्टर 5 years हम आपसे कोई चार्ज नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी फ्री, आपको वाटर फ्री, आप इंडस्ट्री लगाएं। तो
इस तरह की इनिशिएटिव लेना जो है, वही मैंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ मेन थिंग। एडमिनिस्ट्रेशन जो है अगर ऊपर से चली आ रही है, इस वक्त देखिए ना आप ग्वादर पोर्ट के लिए हमारी जो फौजी पाकिस्तान है उनके बहुत बड़ा रोल है उसके अंदर, लेकिन इस वक्त दुनिया नहीं चाहती। तो हमारे यहाँ ये कमज़ोरी है कि हम ये देखते हैं कि मेरा अपना ज़ाती मफाद क्या है, मैं उस पर वो कर लूँगा, लेकिन अपने मुल्क के लिए नहीं देखता। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये चीज़ बहुत देर से डेवलप होगी। जी परवेज़ भाई क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये तो बात ठीक है कि ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, अच्छी बात है, होना चाहिए, और ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि कौमों को बनने में टाइम लगता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें, बहुत सारे केसेस हमने जो है स्टडीज़ किए, देखे हमने, वेस्ट में जाते हुए देखे, प्रॉब्लम्स को देखा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देखा किस तरह से इकोनॉमीज़ को जो है दोबारा से इस्टेब्लिश किया गया, तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, आपके यहाँ एक चीज़ भी वो नहीं मिलती। आप जिस जगह हाथ रखेंगे आपको वहाँ बला की करप्शन नज़र आएगी, मिसमैनेजमेंट नज़र आएगी। कहाँ से आप सर्जरी स्टार्ट करेंगे? वहाँ तो चले एक प्रॉब्लम था, अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर था तो वहाँ तो पता था कि ब्रेन ट्यूमर है, इसकी हमने सर्जरी करनी है, तो पूरा जिस्म आपका गल सड़ चुका है, कैसे शुरू करेंगे ये बताइए। देखें, वो मैं एक बात कहूँगा कि हमें जो आज़ाद हुए 73 साल हुए हैं। देखें, जब हम बात करते हैं ना वेस्ट की, तो एक ज़माना था कि मैं ये कहता हूँ कि स्टोन एज से जेट एज में आ गए हम लोग, ठीक है ना। आपने पहले बिल्कुल सही फरमाया कि भाई पहले जो काम होते थे उसकी जो स्पीड होती थी ना, वो अपने हिसाब से चलती थी, क्योंकि उस वक्त जो आपके पास वसाइल थे ना, वो ऐसे नहीं थे जो आज के दौर में वो आपके पास वसाइल हैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से। तो आज जिस स्पीड से आप कौम तरक्की कर सकती है, जो जिस वसाइल आपके पास हैं, तो वो अनबिलीवेबल है, ठीक है ना। आपके पास इंटरनेट है, आपके पास ट्रैवल है, आप दुनिया को, आजकल हमारी मीटिंगें हो रही हैं क्योंकि हम ट्रैवल नहीं कर सकते, तो हम जूम पे आजकल मीटिंग कर रहे हैं, वो सारे लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं, और तकरीबन आप समझ लें कि ये होता है कि आप पर्सनली नहीं मिल रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें उस पर हो रही हैं। तो टेक्नोलॉजी ने ऐसा शिफ्ट लिया है कि दुनिया को सुकेड़ के ना एक जगह पे कर दिया। ठीक है, तो अब जो है ना, अब आप ये कहें कि यार हम तरक्की करने के लिए हमारे पास वसाइल नहीं है, अब यही है कि विल नहीं है हमारे पास। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे पास एक विल नहीं है और एक सिंगल एजेंडा नहीं है। देखें, अभी क्या है कि आपको एक, मैं हमेशा पहले भी मैंने कहा, हमेशा मैं कहता रहता हूँ कि यार चलो ठीक है, आपके पास विल थी, अब आज देख लें लाहौर कहाँ है, बिल्कुल ठीक। आपके पास विल थी, आप देख लें मुल्तान कहाँ है, आपके पास विल थी, आप देखेंगे। मैं अभी गया था बाई रोड ना, पूरा मैं मुल्तान भी गया, मैं सारी बाई रोड गया, मैं वहाँ देखा मुझे एक खड्डा नज़र नहीं आया, रोडें थी बिल्कुल ऑर्गेनाइज। तो विल थी ना, पाकिस्तान में ही है। हम ये नहीं कहते कि कोई कराची जो है ना पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। अब आप पाकिस्तान के दूसरे हिस्से में चले जाएं, आप आगे तक जाएं, अपने गिलगित तक जाएं, आपको रोडें मिलेंगी फर्स्ट क्लास। आप ऐसा लगता है कि जैसे आप यूरोप में ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ आपको सारी सहूलत मिलेंगी और लोग वहाँ बहुत खुश हैं। हम सिर्फ जो बातें कर रहे हैं ना कि लोग जो पिसे हुए हैं या लोग महंगाई की बातें कर रहे हैं, देखें जहाँ खुशहाली आती है ना, जहाँ आपका कारोबार होता है, जहाँ ट्रैवल करके आप जाते हैं, जहाँ लोग सयाहत का जो सारा सिलसिला चल रहा होता है ना, तो वहाँ के लोग बड़े खुश रहें कि यार हमारे पास लोग आ रहे हैं और बिज़नेस अपॉर्चुनिटी जनरेट हो रही हैं। अब हम जो बात कर रहे हैं तो बड़े शहरों की जो प्रॉब्लम है, देखें, मैं आपको पहले मेरे सेगमेंट में मैंने आपको बताया कि भाई कराची को अगर ये छोड़ दें जो कि माशी हब है और इसको फोकस करें ना कराची को, इन्होंने पहले क्या किया, लाहौर को तरक्की दे दी। भाई आप अगर पहले कराची को तरक्की देते जो माशी हब था ना, तो वो आपको इतना रेवेन्यू जनरेट करके देता ना कि आप लाहौर और ये जितने इस्लामाबाद और मुल्तान जो है ना, बगैर वर्ल्ड बैंक की लोन से जो है ना आप अपने उसको बना सकते थे। तो एडमिनिस्ट्रेशन का देखें बहुत बड़ा रोल होता है, विल है, सारी पॉलिटिकल पार्टी एक एजेंडे पे है। अब जाके जो है ना हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी ख्याल आया कि अगर हम हमारी कौम को या हमारे माशी हब है इसको हम अगर आज नहीं संभालेंगे ना, तो हमारे तो सारे पैसे आने जो है ना वो रुक जाएंगे। भाई कमाऊ बच्चा है ना जो कराची, अगर इसको हमने नहीं लुक आफ्टर किया तो कमाऊ बच्चा जो है ना अगर बैठ जाएगा और कमा के नहीं देगा तो मुल्क भी तो चलाना है ना। और मुल्क में जितने इदारे काम कर रहे हैं वो कराची के पैसे पे ही सारा मुल्क पल रहा है,
ठीक है ना। ये अगर किसी को अच्छा लगता है तो ठीक है, मगर हकीकत यही है कि कराची के पैसे पे सारा मुल्क चल रहा है। वरना क्या है कि मांगे तांगे के पैसे हैं आपके पास, वर्ल्ड बैंक से उधार ले लिया, उससे उधार ले लिया, अब भरो भाई उसको। आपका तो भरने के लिए आपका डॉलर भी आपने डिवैल्यू कर रहे, वो करेंसी आपकी डिवैल्यू हो रही है, आपका कर्जा ऑटोमेटिकली बढ़ता जा रहा है। तो पहले तो सबसे पहले आपका फोकस नहीं है। आप कराची को हम 10 दफ़ा कहते हैं, कोई मैं कराची में रह रहा हूं तो मेरा ये नहीं है कि मैं कराची में रह रहा हूं तो मैं कराची की वकालत कर रहा हूं, मगर मैं आपको एक हकीकत बता रहा हूं। अगर मैं आज लाहौर में रह रहा होता और मेरे लाहौर से दोस्त आ रहे हैं ना, कराची को देख के वो बड़े अफसोस करते हैं। एक ज़माने में हम लाहौर जाते थे तो वो अफसोस करते थे कि यार लाहौर हमारा देखो, यार आपके कराची देखो और हमारा लाहौर देखो। आज हम वहाँ लाहौर जाते हैं तो हम भी अफसोस करते हैं, और लाहौर वाले हमारे फ्रेंड्स आते हैं तो वो कराची को देख के अफसोस करते हैं। तो देखें, बात दरअसल ये कि ये हमारे मुल्क का हिस्सा है। हमने क्या है कि एक हाथ हमारा हमने काट दिया जो कि कमाओ है, देने वाला है, कंट्रीब्यूट करने वाला है मुल्क को। और हमारे मुल्क के अंदर जो है, जो आजकल जो निज़ाम चल रहा है, देखें वो निज़ाम ऐसा चल रहा है कि भाई हम एक दूसरे के ऊपर जो है ना सियासत कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। आज का जो इशू है ना, अगर आप कहते हैं कि भाई हमारे पास खाने पीने की चीज़ें महंगी हो रही हैं, खाने पीने की चीज़ें महंगी नहीं होनी चाहिए। उस्मान साहब ने कहा कि भाई आप इधर चले जाएं आपके सब्ज़ी मंडी में, तो वहाँ हमारी वेस्टेजेस बहुत हैं। बिल्कुल ठीक है। अब देखें ना कि यार सब्ज़ी मंडी में एक बंदा जो है ना, फार्मर एक चीज़ लेके आता है, उसका माल बिक नहीं रहा होता है और वेस्ट हो जाता है, तो क्या नेक्स्ट टाइम आएगा वो लेके? और उसकी एक्सपेक्टेशन वो क्या है कि 35% जो उसका वेस्ट हो रहा है ना, वो भी 100% उसकी कैलकुलेशन करता है और उसकी प्राइस बना के बेचता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपका है। तरह होगी। फाद साहब, आपकी तरफ आऊँगा, ज़रा ये बताइएगा, जैसा अभी वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से बात हो रही थी, शहर कराची का ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, अभी तक ये भी हल नहीं हो सका है। आपके पास क्या प्लान है? आप क्या समझते हैं किस तरह इसको प्लान को एग्जीक्यूट करें तो ये वेस्टेज का मसला तो एटलीस्ट हल हो? सर, कराची के जितने मसले मसाइल हैं उसमें से एक जो बड़ा मसला है वो इन्वायरमेंट का है। अब इन्वायरमेंट इट्सेल्फ एक बहुत बड़ी चीज़ है, माहौल है ना आपका, उसमें आपका पानी आता है, आपकी एयर क्वालिटी आती है, आपका वेस्ट आता है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ़ चीज़ें हैं जो कि इन्वायरमेंट को कैटर करती हैं। जिसमें से पहली चीज़ है एयर पॉल्यूशन, दूसरी चीज़ है आपकी वेस्ट मैनेजमेंट, तीसरी है आपकी डिग्रेडेशन ऑफ वाटर बॉडीज़ एंड वाटर पोल्यूशन, चौथा आपका आता है इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि रिलेटेड टू इन्वायरमेंट है, फिफ्थ आपका आता है नॉइज़ पोल्यूशन, फिर उसके बाद सिक्स जो आता है वो कोस्टल पोल्यूशन जो है। अब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कराची के अंदर माहौल के इटसेल्फ इतने सारे इश्यूज़ हैं, उसके ऊपर ठीक है मिनिस्ट्रीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं जो कि काम कर रहे हैं, लेकिन उस तरीके से काम हो नहीं पा रहा है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि कंट्रीब्यूशन सिर्फ स्टेट नहीं करना है, हम सिटीजन्स इंडिविजुअल्स है, हम भी इसमें कोई कंट्रीब्यूशन कर नहीं रहे। हाँ, हम कंट्रीब्यूशन कर जरूर रहे हैं लेकिन उसकी डिस्ट्रक्शन की तरफ कर रहे हैं। बिल्कुल, सेंस ऑफ ओनरशिप प्रिवेल। एग्जैक्टली। अब हम अगर पहले बात करते हैं एयर क्वालिटी की, तो एयर क्वालिटी के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो कि एक एयर क्वालिटी इंडेक्स कहलाता है, जो कि यूएस बेस्ड एक वैल्यू के हिसाब से एयर पॉल्यूशन को कैलकुलेट किया जाता है, जिसमें इफ़ यू टॉक अबाउट इट 0 to 50 जो है वो एक गुड एनवायरनमेंट होता है फॉर द एयर पोल्यूशन। 51 to 100 जो एक मॉडरेट एयर क्वालिटी का इंडेक्स है। ठीक है। 101 to 150 जो है वो अनहेल्दी एयर क्वालिटी है फॉर सेंसिटिव ग्रुप, जिन लोगों को एस्थमा का और इस जो रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं उनके लिए। उसके बाद होता है 151 to 200 जी, जो कि अनहेल्दी है हर इंसान के लिए। आप, मैं और जितने लोग हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, सबके लिए बहुत अनहेल्दी है। तो आपको आइडिया है कि हमारे कराची का जो इंडेक्स मिनिमम और मैक्सिमम कितना होता है? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे अंदाजा हो रहा है कुछ आपकी बात से। तो हमारा जो मिनिमम जो एयर क्वालिटी का इंडेक्स है वो 107 है, दैट इज ऑलरेडी अनहेल्दी, और मैक्सिमम जो जाता है दैट गोज अप टिल 163, तो जो कि हर इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी है। बिल्कुल। कोविड आया जी, उसके अंदर हमारी इंडस्ट्रीज़ बंद हुई, हमारी ट्रांसपोर्टेशन कम हुई, हम लोग बाहर निकलना हम लोगों ने कम किया, उसी हिसाब से हम लोगों ने और भी हमारी जो एक्टिविटीज़ थी वो कम हुई। तो उसकी वजह से हमारा जो एयर क्वालिटी का स्टैंडर्ड है वो चला गया था 101, 102 पे, बिल्कुल बिल्कुल, जो कि स्टिल
एक अनहेल्दी है, लेकिन सिंस आर इम्यून सिस्टम इज सो स्ट्रॉन्ग कि हम लोग उस चीज़ में बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाते हैं, तो हम वी वर एबल टू सर्वाइव इन दैट वेज। लेकिन फिर भी आपने एक चीज़ को महसूस किया होगा कि आपको एयर क्वालिटी कितनी अच्छी लग रही थी। बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो मैक्सिमम AQI जाता है वो 163, 164, 165, 150, 161 इतना जाता है। तो 101 जो कि एक अनहेल्दी एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है, वो स्टिल आपको कितना अच्छा लग रहा है। एग्जैक्टली। ठीक है, ये समझना जो है मेरे ख्याल में यकीनन लोगों के लिए आसान हो गया। जी उस्मान साहब आपकी तरफ आएंगे। जी फरमाइए, आप क्या कहना चाहेंगे? जी जी। अब ये देखिए वही एडमिनिस्ट्रेशन की बात आ गई ना कि इस वक्त अगर रोड पे कोई ट्रांसपोर्ट चल रही है तो वी हैव नो सिस्टम टू चेक। बिल्कुल ऐसा। ठीक है ना, आपने उसका स्मोक जो है वो कहाँ से निकाला, डीजल गाड़ी है तो उसकी कोई आपने जो है ना किसी किस्म की कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। गाड़ियाँ आप देखें बुरा, वो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का तो हाल ही बुरा है। बहुत बुरा है। हर गवर्नमेंट आके यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशली कि जी अगले महीने जो है वो 24 गाड़ियाँ आ रही हैं, उसके 15 दिन के बाद जो है 200 गाड़ियाँ आ जाएंगी। मैंने आपको कहा ना कि ये हम जैसे कहा कि ये हमारा कमाऊ पूत है कराची, इस कमाऊ पूत के पैसे से तो लाहौर बना, इसी कमाऊ पूत के पैसों से पूरा पाकिस्तान बन रहा है। मैंने अभी पाकिस्तान हॉस्पिटैलिटी शो किया लास्ट ईयर, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुल रहा। आप यकीन करें जब मैं फर्दन लोगों से जाके मिला हूँ, परवेज़ भाई इसकी गवाह हैं कि लोग इतने खुश थे कि चलें एक इनिशिएटिव लिया गवर्नमेंट जो है अब वो टूरिज़म के ऊपर जो है ना तवज्जो दे रही है। इमरान खान का अपना स्लोगन था कि हॉस्पिटैलिटी जो पाकिस्तान हमारा है। आप यकीन करें गिलगित से लेके मतलब 200 किलोमीटर तक जो है ना एक वॉशरूम नहीं है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं आप कैसे जाएंगे, किस तरह से करेंगे? सडनली फिर ये कोविड का हो गया, वरना तो हम आज बहुत आगे तक होते। मेरी मायूसी कुफ्र का मकसद जो है वो अल्लाह की तरफ नहीं था। अल्लाह तो रहमान है, बिल्कुल ऐसा। ठीक है ना, अल्लाह तो उन पे भी रहम करता है जो उसको नहीं मानते। बिल्कुल ठीक है। मेरा मायूसी का इटसेल्फ हमें एज ए नेशन जो है ना, हमें ये मायूसी नहीं, इन लोगों की तरफ नहीं देखना है हमने। चाइना ने, जापान ने जो है ना वो अपनी गवर्नमेंट की तरफ देखा, इसलिए उन्होंने देखा और उन्होंने सपोर्ट किया। वही एडमिनिस्ट्रेशन कि जो उन्होंने कहा कि ठीक है आपको ये जगह चाहिए, आप काम कीजिए और रेवेन्यू जनरेट करें। आज दुनिया में आप 2 रुपए की चीज़ बनाना चाहें तो चाइना से कह दें और आप 10 रुपए की चीज़ वो आपको अकॉर्डिंग टू योर क्वालिटी, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आपको बना के दे देंगे। हमारे पास इवन हम कहते हैं ना, अपने जैसे वफाद ने कहा कि अगर हमें अपने घर का कचरा भी फेंकना होता है तो हम उसको उस तरह से नहीं फेंकना चाहते हैं ना, सोचते हैं कि उसको किस तरह से फेंकना है। उसको उठाया और बाहर फेंक दिया आपने, या उसके हवाले कर दिया, वो आते हैं लोग उठाते हैं और ले जाते हैं, और आपको ये भी नहीं पता होता कि लोग करोड़ों रुपए ले रहे हैं वेस्ट मैनेजमेंट को ठिकाने लगाने के लिए, लेकिन वो कहीं नहीं होता, वो वहीं फेंक दिया जाता है। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है ना। अगर उसको प्रॉपर तरीके से कर लिया जाए और उसमें सीधा का सीधा, मैं तो एक बात कहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं। देखिए ना, पानी आज आपका पानी खरीदा जाता है, पानी इतना वेस्ट हो रहा था। आप किसी नई आबादी में चले जाएं, किसी जगह चले जाएं, पानी अवेलेबल है लेकिन जगह जगह से पानी फूट रहा है, लाइनें टूटी हुई हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, ये तो एक बहुत बड़ा इशू है और बहुत दफ़ा इसकी निशानदेही जो है करवा चुके हैं कि कहीं तो पीने के लिए अच्छा कोई कुछ करना चाहता है तो उसको करने नहीं दिया जाता, क्योंकि वो फिर उसका जो तमगा जो है वो उसको लग जाएगा, उसकी पार्टी को लग जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात है। परवेज़ भाई आखिर में ज़रा इसका तस्करा कर दें, क्रेडिट की जो जंग है, ये बड़ा मसला है कि यहाँ पर अगर कोई बारिश का पानी भी निकाल देता है वो कहता है जी हमारी वजह से निकल गया, वो कहता है जी हमारी वजह से निकल गया। ये आपकी सोसाइटी में हो रहा है, ज़रा ये फरमाइए। देखें मेरा ताल्लुक, मैं इससे हूँ तो मैंने किया ये काम, मैं इससे हूँ तो मैंने। हाँ नहीं, मैं तो आपको ये कहूँगा कि देखें जो भी करता है ठीक है, चलो यार तुमने कर दिया ना, अच्छी बात है, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, मगर अगर बेहतरी होती है तो वाई नॉट। अभी देखें वो इस दफ़ा जो बारिश हुई तो इस दफ़ा तो मैं ये कहता हूँ कि कंपेयर करते हैं हम हमेशा चीज़ें। पहले एक ज़माने में होता था कि हम कंपेयर नहीं करते थे, हम कहते थे कि यार पूरा पाकिस्तान एक है। ऐसे ही अब हम कंपेयर करते हैं हम पाकिस्तान में कराची को दूसरे शहरों से। बिल्कुल ठीक है। अब दूसरे शहरों में आप लोगों से पूछे ना कि भाई ये पानी का टैंकर, तो वो कहते हैं क्या हो गया, मजाक कर रहे हो यार, ये पानी का टैंकर ये क्या चीज़ होती है। अच्छा हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर रोडों का टूट फूट का जो शिकार हुई है ना, वो इस टैंकरों की वजह से हुई है, क्योंकि टैंकर जो ट्रांसपोर्टेशन, अच्छा एक तो रोडों का सत्यानाश हो रहा है, दूसरे लोग परेशान हो रहे हैं, पानी अवेलेबल है टैंकरों के जरिए मिल रहा है, तीसरा जो है आपकी रिस्क है, आपकी रोड की ट्रैफिक पे इतना बड़ा एक आपका पोल्यूशन, उनकी आप देखेंगे वो जो ट्रकें चल रही होती हैं उनका पोल्यूशन, फहद ने कहा कि आपका इंडेक्स बढ़ गया है, वो उसकी वजह से कि उनका धुआं
इतने टैंकर आपके चल रहे हैं जो यहाँ से वहाँ जा रहे हैं पानी की ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और फिर वो दूसरे एक्सीडेंट का रिस्क होता है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इसका तो हल ये है ना कि भाई आप उन दूसरे शहरों को भी देखें ना, किसने उसका क्रेडिट तो नहीं लिया ना। देखो शहर को बना दिया, ठीक है, नवाज शरीफ ने बनाया, ठीक है, उन्होंने बनाया, शहर को बना दिया, उसके दौर में बना। आज हम भी याद कर रहे हैं कि भाई हाँ उन्होंने बना के दिया अपने लाहौर शहर को, उसने पंजाब को बना के दिया। इस तरह से क्यों नहीं हम सिंध वाले जो है ना, सिंध को नहीं बनाते। हम कराची की बात नहीं करते, चलो हम कहते हैं कि यार सिंध को बनाओ। और अच्छा हमारे पास सिंध में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमारे टूरिज़्म की इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतनी हमारे पास यहाँ हिस्ट्री है कि अगर आपने एक दफ़ा इस सिस्टम को बना दिया ना तो हमारे पास टूरिज़्म इतना आएगा, आपके पास बाहर से लोग आएंगे। अभी भी हमारे पाकिस्तानी दोस्त हैं, वो कहते हैं कि यार हम पाकिस्तान में हमारे बच्चों को ये चीज़ दिखाना चाहते हैं, ये चीज़ दिखाना चाहते हैं। एक तो विजनरी लोग होंगे ना, फार साइटेड लोग होंगे, तो वही जाके सब करेंगे ना, वो नहीं है ना आपके पास। तो भाई मैं तो कहता हूँ चलो यार आप ओनरशिप लो और आप आगे बढ़ो, चलो उसको आगे बढ़ने दो और आप उसके पीछे बढ़ जाओ, जो भी करता है तो लेट हिम डू इट। ठीक है जी। कराची में तो सबसे अच्छी बात ये मैं कहता हूँ खुशनसीबी की बात है कि सन 2000 में जनरल मुशर्रफ की जो हुकूमत थी तो उन्होंने अलाउ कर दिया कि जी आप जितनी अर्थ मूविंग हैवी मशीनरी है उसको इंपोर्ट करें विदाउट ड्यूटी। बिल्कुल ठीक है। आज आप देखें अलासफ स्क्वायर पे आप चले जाएं, लाइन से इट्स अबाउट मोर देन 2 किलोमीटर आपको ये सारे अर्थ मूविंग मशीन जो है ना वो जंग खाती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल ऐसा ही। ये लियाकताबाद का ब्रिज जो है ये 4 साल में बना था और उसके बाद जो ब्रिज बनना शुरू हुआ 4 महीने में 6 महीने में बनना शुरू हो गया। बिल्कुल ऐसा ही। वही बात है कि ठीक है हम आजकल जो है कंप्यूटर का दौर है, आजकल जो है इंटरनेट का दौर है, हर चीज़ बहुत एडवांसमेंट है, ये कौम में बड़ा पोटेंशियल है। दुनिया के लोग जो है हमसे बात करते हुए या हमारे काम देखते हुए आज दुनिया में जितना भी आप देखें कि मेन काम हार्ड वर्कर जो है वो पाकिस्तानी है। एग्जैक्टली हैरान इन हालात में इन सारी इन्वायरमेंट के अंदर सरवाइव कर रहे हैं ये बात। और अच्छा अब एक बात है कि लोग इसको कहते हैं, मैं कहता हूँ कि हर जो है ना किसी भी प्रॉब्लम के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। इस वक्त लोगों ने कहा जी सऊदी अरब से लोग वापस आ जाएंगे, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। इस वक्त हमें ज़रूरत है प्रोफेशनल लोगों की, हमें ज़रूरत है इस वक्त। मैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से हूँ तो मुझे पता लगता है कि जब आज मुझे किसी अच्छे प्लम्बर की ज़रूरत होती है वो प्लम्बर नहीं है। बिल्कुल ठीक है। मुझे आज किसी में अच्छे मिस्त्री की टाइल फिक्सर की ज़रूरत है वो नहीं है, वो सारे वहाँ हैं। अब वो बैक टू द पवेलियन, ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। ठीक है, तो ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो क्रिएट करती है कोई भी जो मुश्किल सिचुएशन है। ख़ासतौर पे कोरोना में हमने बहुत सारी चीज़ों को विटनेस किया। बहरहाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंशाल्लाह एक और सिटिंग रखेंगे आज वक्त, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा कम था, इन सारे मामलों पर गुफ्तगू नहीं की जा सकी। उस्मान साहब थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। परवेज़ भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। फ़ाद बिन जाफ़र आपका बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में हमारे साथ रहे। इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में ख़ास तौर पे एनवायरमेंटल पोल्यूशन के हवाले से बड़ी डिटेल डिस्कशन हमने करनी है, तो और इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पे पहला सेगमेंट हमारा इख्तिताम पज़ीर होता है, दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे, एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जी गुफ्तगू हो रही थी कुछ सियासी मसाइल के हवाले से, कुछ माशी मसाइल के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। हफ्ते का पहला शो है, स्केजुअल गेस्ट हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होते हैं और उनसे हमारी बात होती है आपकी बीमारियों के हवाले से, सेहत के हवाले से, आपके जो सवालात हैं वो प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी दीन मोहम्मद अखुनज़ादा हमारे मेहमान, उन्हें सबसे पहले मैं खुश आमदेद कहूँगा। बहुत शुक्रिया जी साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए, और सवालात आपके लिए मौसूल हो रहे हैं। और गुजारिश है एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में हमने ये सिलसिला क्योंकि ऐसा शुरू कर रखा है कि आपकी जो लाइव कॉल्स हैं वो प्रोग्राम में शामिल की जाती हैं बीमारियों के हवाले से। इस सेगमेंट में ख़ास तौर पे गुफ्तगू होगी, किसी और मामले पर या मौजू पर अगर गुफ्तगू करनी है तो वो इंशाल्लाह कल या दीगर जो हमारे सेगमेंट होते हैं उसमें बात की जा सकती है, लेकिन इस वक्त सिर्फ मखसूस है कि आपकी सेहत के हवाले से बात की जाए, और अगर आपके कोई मसाइल हैं तो वो आप सवाल हमसे बराह रास्त प्रोग्राम में पूछ सकते हैं। तो ये सिलसिला जारी रहेगा। नीचे स्क्रीन पर से कुछ देर बाद आपके स्क्रीन पे नंबर आ जाएगा जिसके ऊपर आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे, और ऊपर जो दिए गए नंबर हैं वो दीन मोहम्मद साहब के नंबर हैं, उसके ऊपर आप जो है उनसे अपॉइंटमेंट या दवाई के हवाले से या किसी भी मामले से जो है वो बात कर सकते हैं।
तो जनाब ये सिलसिला शुरू करेंगे। सबसे पहले तो मैं हाजी साहब की तरफ चलता हूँ। हाजी साहब, प्रोग्राम देखने वाले जो पहली दफ़ा हमेशा मैं आपसे सवाल करता हूँ कि प्रोग्राम देखते हैं उनको ज़रा तारुफ हो जाए कि तरीका इलाज आपका क्या है, तो फिर हम गुफ्तगू स्टार्ट करते हैं और अपने मौजू की तरफ आते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। मेरा तरीका इलाज है कुरान पाक की आयतों से इलाज करता हूँ और जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ, जो कि 36-37 साल की मेहनत के बाद जाके दवाइयाँ तैयार की हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को शिफा मिल रही, मैं कोशिश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हर आने वाला मेरे पास 2 बोतलें पानी लेके आएगा। जो भी शख्स आ गया मेरे पास 2 बोतलें भरी हुई पानी की लेके आएगा, वो पढ़ के देता हूँ, वो साथ ले जानी होती है। और जिनको ज़रूरत होती है दवाई की, उनको दवाई दी जाती है। जिनको दवाई की ज़रूरत है उनको दवाई नहीं दी जाती, खाली कलाम में इलाही से उनका इलाज किया जाता है। ये मेरा तरीक़ाकार है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी हमारी ज़िंदगी की कोशिश है, मेरी है, यासर की है, या चैनल वालों की है, जहाँ जहाँ जो मेरे साथ तावन कर रहे हैं तो लोग मेरे साथ दे रहे होते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है कि दुनिया को शिफा मिलती हो। और इस जहाद में ये सारे मेरे साथी हैं। वो जिस लिहाज से भी, जिस शक्ल में भी, जिस अकल से, जिस शऊर से मुझसे बात करते हैं, मेरे साथ चलते हैं, वो मेरे बेहतरीन दोस्त हैं, बेहतरीन साथी हैं। इस जहाद में मैं अकेला मुजाहिद नहीं हूँ जो लड़ रहा हूँ, मेरे साथ तमाम लोग हैं, इस नेकी में शरीक हैं। और इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ ये मामला चलता रहेगा और दुनिया को शिफा मिलती रहेगी और हम कोशिश करते रहेंगे इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। जी यासर। ठीक है जी, तो ये आपका तारुफ था और आपकी जो बीमारियां उसके हवाले से बात करेंगे। मुख्तलिफ अमराज के हवाले से हमारे पास सवालात मौसूल होते हैं, दिल की बीमारियों के हवाले से, जिगर के अमराज के हवाले से, मैदे के अमराज के हवाले से, और इस तरह जो दीगर ऐसे अमराज हैं या कुछ ऐसे भी अमराज जिसमें लोग मुब्तला हैं जिनको लाइलाज कहा जाता है। और दीन मोहम्मद साहब के पास ऐसे बहुत सारे केसेस मौजूद हैं जिनका इलाज इस वक्त जारी है। जिनको लाइलाज बताया गया उनको भी अल्लाह के हुक्म से शिफा और सेहत जो है वो मिली है। तो इसी तरह जो अमराज में मुब्तला लोग हैं वो कॉल करके प्रोग्राम में हमसे बात कर सकते हैं। जी हाजी साहब, आज का जो मौजू है मैं चाहूँगा उसके बारे में थोड़ी बात हो जाए कि आज हमने वैसे तो बहुत सारे सवालात मौसूल हो रहे थे, दिल के ख़ास तौर पे जो अमराज में मुब्तला लोग हैं वो बहुत ज़्यादा पैगामात भेजते हैं और उनका एक ही शिकवा है, वो ये कि जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो एक पहला और आखिरी जो रास्ता होता है दिल के किसी भी मर्ज़ के हवाले से, वो कहते हैं ऑपरेशन करवाना जो है इसके मसले का हल है। मैं चाहूँगा इस हवाले से थोड़ी गुफ्तगू की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। यासर, मैं तमाम दुनिया को एक ऐसा पैगाम देना चाहता हूँ कि जो पैगाम है वो अल्लाह की तरफ जाने का है। मेरी बात ना मानी जाए, ठीक है, आपकी भी ना माने, डॉक्टरी ना माने, सिर्फ अल्लाह की माने। बिल्कुल ठीक है। ये वो रास्ता है जो इंसान की बका सलामती के लिए अटल फैसला है। सिर्फ ऑपरेशन का मामला नहीं है, दिल का मामला नहीं है, दिमाग का मामला नहीं, आँखों का नहीं, ज़िंदगी के हर शोबे में जो भी हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, शादी ब्याह जो है उसका मामला है, रोज़ी रिज़्क़ का मामला है, इसके अलावा जाने वाली मुश्किलात का मामला है, बीमारियों का मामला, उसका रास्ता मैं बता देता हूँ। ठीक है। और आप यकीन माने मेरा अटल फैसला है, मेरा अटल ईमान रब के कि रब ने जो कुछ कहना वो सही है, मेरा ईमान ये कहता है। और ये यकीनन आप ही कहेंगे अल्लाह के पैसे से बेहतर कोई फैसला नहीं। बेशक बेशक, बिल्कुल सही। तमाम लोगों के लिए एक ही रास्ता है कि आपको ऑपरेशन कराना है, 2 नफल रोज़ाना पढ़ के दुआ मांगो, या अल्लाह तो मुझे हिदायत दे कि ऑपरेशन मेरे हक़ में बेहतर है या नहीं है। ठीक है। 7 दिन तक पढ़ के दुआ मांगो। इस 7 दिन में जो भी ख्वाब देखो वो लिख लो। लिखने के बाद जो ताबीर देने के काबिल हो आलिम दीन के पास चले जाएं, मुझे बता दें, मैं आपको ताबीर दे दूँ। शादी ब्याह का मामला है, ऑपरेशन का मामला है, या तालीम का मामला है, कोई भी है, रास्ता एक ही है जो अल्लाह को जाता है। बिल्कुल ठीक है। आप किसी की बात भी ना माने, सिर्फ अपने रब की बात माने। मेरा ईमान यह है कि वहाँ से सही जवाब आता है, अटल फैसला है। बिल्कुल ठीक है। जब आपको जो ख्वाब देते हैं उसी आप लिख लेते हैं, ताबीर हम बता देते हैं, तो उसमें यह कि अगर आपके लिए ऑपरेशन बेहतर है तो आपको करा लेना चाहिए। ठीक है। अगर अल्लाह आपको मना कर दे तो ये बात तय शुदा है कि आपको उस रास्ते को छोड़ देना चाहिए जहाँ आपने मना किया, कुछ भी है उसे छोड़ दो। ठीक है ना। दिल का मामला है, आपने बड़ा प्यारा इंतखाब किया, अल्लाह को सामने रखे, ज़िंदगी दे कि दिल का मामला देखें। अगर दिल की शरानें बंद हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कुछ 1-2 महीने 3 महीने में वो खुल जाती हैं। 1 महीने बाद आपको ये मालूम होता है कि आपका चलना फिरना आसान हो गया, सांस लेना आसान हो गया, वॉक करना आसान हो गया। फिर 2-3 महीने 4 महीने बाद आप देखते हैं कि आप माशाल्लाह आम आदमी के बराबर हो जाते हैं। जी। आप वाल बंद हैं वो भी खुल जाते हैं, शरानें बंद हैं वो भी खुल जाती हैं। जिन बच्चों के दिल में सुराख है, 1 है, 2 है, 3 है, वो ख़ास तौर पे वो बच्चे जो है ना चलना फिरना मुश्किल, उनका दिल तो ऐसा करता है कि तक बात दूसरे भी बैठे के साथ आवाज़ सुनते हैं। ये नहीं वो बच्चा नहीं
दाएं बाएं बैठने वाले भी वो आवाज़ सुनते हैं, इतनी तेज़ आवाज़ होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बेताशा लोगों को अल्लाह ने शिफा दी, हमने कोशिश की, उनके दिल के सुराख बंद हुए। वो एक बच्चे की मिसाल देना चाह रहा हूँ, वो औरंगी टोन से कहीं से आता था, तो वो उसके घर की 52 सीढ़ी थी, और 52 सीढ़ी थी और 6-7 किलो का बैग था। वो तो खुद नहीं चल सकता, 7 किलो बैग तो उठाना बहुत दूर की बात है। उसका बाप बैग लेके स्कूल जाए, छोड़ के आए, स्कूल से वापस बैग लेके उसको घर आए। उस बच्चे का इलाज शुरू हुआ तो एक अल्लाह का नेक बंदा उसने, जो उसका ड्राइवर था, तो उससे बोला कि ठीक है मैं आपके बच्चे का इलाज मैं करा देता हूँ। उसने उसके बच्चे का इलाज शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला का इतना वसी करम कि वो बच्चा 6 महीने बाद 52 सीढ़ियाँ बैग लेके चढ़ता था और 52 सीढ़ियाँ बैग लेके उतरता, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो अपनी ज़िंदगी में ठीक हो। जबकि उसके ऑपरेशन के लिए उन्हें पता 21 लाख या 22 लाख एस्टिमेट दिया हुआ था जी, ठीक है ना। तो मैं अपने रब की शान में क्या क्या पेश करूँ, अल्लाह रब को मातुबा ज़ेबान, अल्लाह की कौन कौन सी नेमत को छुटलाओ कि अल्लाह की नेमतें बेहिसाब व बेशुमार हैं। तो ये छोटी सी आपसे मैंने मिसाल दी दिल के मामले में। अब आते हैं इसमें एक ऐसा मसला है कि शायद आपने, शायद नहीं, यकीनन आपको पता होगा कि आपके इस बहुत सी चीज़ों के मास्टर हैं, मैंने जो आपसे वक्त गुजारा है उससे मुझे आपसे सब सीखने को मिला है। जी, जिनका दिल आज हार्ट डैमेज हो जाता है, आज 25% काम करता है, तो जो हमारे पास इलाज हुए तो 25% में वो ठीक होने के बाद 35% में गए, जिसे डॉक्टर ने तस्लीम किया कि हार्ट डैमेज होने के बाद ये रिकवर होना नामुमकिन है, लेकिन ये हमने देखा कि रिकवर हो चुका है माशाल्लाह। मरीज़ ठीक होने के बाद उसकी शादी हो गई, वो अपने घर की खातून बन गई माशाल्लाह। तो ये चीज़ें हैं। अब जिस तरह और हैं बहुत से, ये फ़र्क एक और आ जाता है जासर, बात वही आती जहाँ से हम चले थे कि परहेज़ का मामला। जिन लोगों ने अपने मुँह को सब्र दिया तो उनके लिए मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ठीक है। जिन्होंने मुँह के मज़े लिए उनके लिए इलाज मुश्किल है, ऐसा ही, बिल्कुल ठीक, समझे ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला का कुछ करम नहीं है, बेहिसाब करम है कि हर मामले में शफा दी, दिल के मामले में, आँखों के मामले में, दिमाग के मामले में। जिनका दिमाग छोटा है वो दिमाग माशाल्लाह बड़ा हो गया, आम बच्चों के बराबर आ चुका है। CP चाइल्ड आर्टिस्टिक ऑटिज़म में, ये हर किस्म की बीमारी को अल्लाह ने शफा दी, मैं कोशिश करता हूँ। लेकिन दिल की जो आपने बात की, इसकी डिटेल थोड़ी सी मैं और देना चाहूँगा, मुझे इजाज़त हो दो। देखिए दिल के जो मरीज़ हैं उनसे सबसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि जब मर्द है या औरत है कि उसको हार्ट प्रॉब्लम है तो वो मर्द का इतना मसला नहीं होता, अगर कोई सीरियस मसला नहीं है ठीक है, तो शादी कर उसके इतने बड़े मसाले नहीं खड़े होते हैं। लेकिन ख़ास तौर पर लड़कियाँ जो औरतें जो दिल की मरीज़ हैं, तो वो जब तक उनका दिल ठीक न हो जाए उनका शादी ना करना बेहतर है। बिल्कुल ठीक है। उससे शादी के बाद उनके दिल की कैफियत बेहद बुरी हो जाती है, ऐसे ही, क्योंकि उन्होंने अज़वाजी ज़िंदगी गुजारनी होती है, उन्होंने क्या नाम है घर संभालना होता है, झाड़ू पोछा ना हो तो कपड़े धोने, खाना पकाना, कुछ ना कुछ घर में करना होता है, और इस तरह दिल के मरीज़ के लिए बहुत मुश्किलात खड़ी होती हैं। तो मेरा कहने का एक ही मकसद है कि पहले वो अपना इलाज करवा लें, ठीक है, जब वो उनका इलाज हो जाए अपने डॉक्टर को दिखा दें, चेक करा लें, टेस्ट कराएं, बार बार कराएं, जब भी डॉक्टर बोले कराएं, इलाज करवा के देखते रहें, हमारे साथ इलाज करवाएं, जाके अपने टेस्ट मेडिकल वो करवाते रहें। जब आप 100% ठीक हो जाए ना, अपना घर बात कर लें। ये एक मैं आज छोटी सी मैं बात आपसे करना चाह रहा था, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि मेरे सामने एक वाक़या है। 21-22 साल की बच्ची थी, तो उस बच्ची को दिल की तकलीफ़ थी, लेकिन वो दोनों लड़का लड़की एक दूसरे को बहुत चाहते थे। शादी होगी, शादी होने के बाद जो है वो उसकी हालत बिगड़ते 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 बहुत ख़राब हो गई। एंड क्या हुआ कि वो दुनिया से रुखसत हो गई। तो ये कि दोनों को नहीं खबर थी कि यार कि ऐसे मरीज़ को शादी नहीं करनी चाहिए बिल्कुल, जिस मरीज़ का दिल इस काबुल ना हो। ठीक है, वो ख़ास तौर पे इलाज करवा लेना बेहतर जी, है, बिल्कुल, ख़ास तौर पे जिनके हाथ में बहुत सूजन है, उनका दिल अपने साइज से डबल हो चुका होता है, बिल्कुल ठीक है, उनसे कदम उठाना बहुत मुश्किल है। बैठे तो सांस ले रहे हैं, अगर कदम 2 कदम उठाएंगे तो फिर वो हाँफना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास से बहुत से लोगों का इलाज हुआ है, जिनका दिल अपने साइज से बड़ा भी हो गया, वापस अपने नॉर्मल साइज में आया अल्हम्दुलिल्लाह। सकता है, बिल्कुल हाँ ठीक है। बिल्कुल आ सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आ ठीक सकता है। है। अच्छा, अब ऐसे केसेस में क्या किया जाए जहाँ पर, जैसे मैंने आपसे अभी अर्ज़ किया कि डॉक्टर्स जो हैं वो बड़ी जल्दी राय कायम कर लेते हैं, और जब ये बात ऑपरेशन की होती है तो ज़ाहिर है हर शख्स इसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार नहीं होता। लेकिन कुछ केसेस में, बल्कि ज़्यादातर लोग ये शिकायत करते हैं कि डॉक्टर एक ही बात कहते हैं कि जी
ऑपरेशन के अलावा इसका इलाज कोई नहीं है, और जितना जल्द कराओगे उतना अच्छा है, वरना ज़िंदगी के दिन जो है वो बहुत थोड़े। आपकी बात 1,00,000% सही है। वो बंदे को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं भी होती, वो तो डॉक्टर की बात मानेगा ना। ठीक है, लेकिन वो डॉक्टर ने जो कुछ कहा तो उसने उसको सुन अमल करना है। और ऑपरेशन के बाद ये भी बहुत से लोग दुनिया से फारग हो गए कि हम इधर ऑपरेशन होकर डॉक्टर साहब मुबारक देते हैं, मुबारक हो ऑपरेशन कामयाब, अभी सीढ़ी नहीं उतरता, पीछे से आवाज़ आती डॉक्टर साहब तभी खराब आके बोलता है वो ख़त्म हो गया। बस हमने कोशिश की, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी। लेकिन पैसे लेने से पहले अल्लाह की मर्ज़ी नहीं देखते हैं, बिल्कुल सही। पैसे लेने के बाद फिर अल्लाह की मर्ज़ी देखी फिर जाती है। अल्लाह की मर्ज़ी देखो। तो ये आपने जो बात की बहुत अच्छी बात की। मेरे साथ ऐसे बहुत सारे मामला हैं, लेकिन चूँकि आप भी मजबूर हैं और मैं भी मजबूर हूँ ऐसे ही। कि हम मीडिया में बैठ के वो हकीकत नहीं बयान कर सकते। मैं बयान करना शुरू कर दूँ तो तूफ़ान खड़ा होगा। ऐसा ही है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जनाब ये मामला है एक छोटी सी जी जी ज़रूर ज़रूर। जी, यासर आपको याद है यहाँ एक जाहिर शाह साहब आए थे, जी जी जी। उसके मतलब है कि 6 ऑपरेशन हुए थे मुख्तलिफ गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में। सारी ज़िंदगी की पूंजी उन्होंने घर बार बेच के, यहाँ तक के मोहल्ले वाले उनके घर में खाना बेचते थे। उसके पेट भरा तो उसके अंदर कट लग गया था, जी। खाना पेट में भरा था, आपको याद होगा। जी जी जी। बड़ा आपने पूरी रिपोर्ट पढ़ी थी, बड़ी बड़ी मोटी जी, थी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आपने प्रोग्राम के बाद भी पढ़ी थी, बिल्कुल कुछ याद पहले है पढ़ी मुझे। थी, कुछ बाद में पढ़ी थी। आप ये बताओ कि अल्हम्दुलिल्लाह उसको अल्लाह ने शफा दी, वो अपनी ज़िंदगी में वापस आया। उसकी मैं छोटी सी मिसाल, एक मसाला तब मैं देना चाहता हूँ। बिल्कुल सही। हाँ फ्रिंग, अल्लाह ताला हर किसी को नेक बीवी दे, हर किसी को नेक शोर दे। उसकी वो शख्स ने 4 साल तक खड़े होकर पेशाब खाना के बैठ नहीं सकता था। उसकी बीवी पहले उसको वो खड़े के पेशाब बहाना कर उसको धुला के जाके लेटा के फिर वॉशरूम धोती थी, दिन में 10 दफ़ा धोती थी। उसने ज़िंदगी यूँ गुजारी, जब मेरे पास आके इलाज हुआ, इलाज के बाद उस शख्स अपनी ज़िंदगी वापस आया। अब उसने नमाज उस हालत में पढ़ रहा था, उस हालत में भी नमाज़ पढ़ा करता था, क्योंकि वो मस्जिद का सफाई करने वाला था, मस्जिद काम करने के काबिल नहीं था, बिल्कुल ठीक। लेकिन फिर भी वो खड़े खड़े नमाज़ पढ़ता था। अब माशाल्लाह माशाल्लाह वो ठीक होने के बाद उसने आपकी मेरी तरह नमाज़ पढ़नी शुरू की। अब उसकी दुआएं सुनो ना, वो कहता है अल्लाह तूने मुझे ज़मीन में सजदे के लिए क्या नाम है शफा दी ना, अल्लाह से बड़ा, इससे बड़ी मोहब्बत नहीं है बेशक। कि मेरे रब जो मैं खड़ा होके मैं नमाज़ पढ़ता था, आज मैं ज़मीन पे क्या नाम है बैठ के मैं सजदा करता हूँ और मेरा माथा इस ज़मीन को लगता है, मेरे रब मेरे लिए जन्नत ही बन गई। क्या उस शख्स की खूबसूरत गुफ्तगू। तो ये छोटी सी अर्ज़ है कि ये नहीं, डॉक्टर कोशिश करते हैं वो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए, लेकिन कुछ डॉक्टर पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, ये हकीकत है ये। ऐसे ही बिल्कुल आपने ठीक। मैं अपनी ज़ात की छोटी सी मिसाल जी दूँ। जी 95 में जी। मैं बच्चे, 2 छोटे बच्चे थे मेरे, तो उनको मैं लेके तो जा रहा था मैं ट्यूशन में छोड़ने के लिए। तो मेरी भाभी कोने से आ रही थी, तो देखा तो आराम आराम से मैंने क्या, वो बोला कि इसके पेट में अपेंडिक्स फट गया है, वो डॉक्टर ने इसमें क्या नाम है ड्रिप लगाई, कहते हैं अब लेटर दिया फ़ौरन जाके ऑपरेशन करो फलान अस्पताल में, थाने के बाजाबाद क्या नाम फिरोजाबाद थाने के पीछे अस्पताल है, मैं नाम नहीं लूँगा उसका। तो वहाँ लेके पहुँचे, उस वक्त शारे फैसल पे ब्रिज नहीं था, जी ये क्या नाम है और सिग्नल था। सूरत हाल अजीब बन जाती है कि मैं लेके उसको मोटरसाइकिल पहुँचता हूँ कि यहाँ बैठाता हूँ, उनकी फ़ीस पेमेंट कर दी, पेमेंट करने के बाद तो बोला डॉक्टर भी आ रहा, डॉक्टर भी आ रहा है। कैप्टन साहब लगे, बोला जी जल्दी फटाफट 50,000 जमा करो, 50,000 जमा करो। तो मैंने कहा भाई डॉक्टर को आने दो, चेक करने दो। बोला नहीं ये तो मैं रिस्क ले ही नहीं सकता। मैं दुआ करता करते मैंने कहा बैठ जानी। मैं इसको दम किया, दम करने के बाद मैंने कहा बाहर निकलो, मैंने कहा भाभी के कमरे से बाहर आ जाओ, बच्ची की पेट में गैस है, इसको खाली होने दो। हम बाहर आए, 5 मिनट भाभी की तो भागे बोला पूरा कमरे में गैस भरी हुई, इतनी बदबू है, बच्ची उठी बैठ गई। आज माशाल्लाह उसके बच्चे जवान हैं, माशाल्लाह। उसका ऑपरेशन नहीं हुआ। लेकिन वहाँ हमारे साथ क्या हुआ, वो जो इन्वेस्टर था ना, वो यूँ हाथ ला के खड़ा हो गया, बोला मैं तो रिस्क नहीं सर, तुम जा नहीं सकते, मैं थप्पड़ मारूंगा। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग ख़राब है, मैं थप्पड़ मारूंगा, तुम जाने नहीं दूंगा। ठीक है। मैं कहा हैरान रह गया। फिर लेकिन हम उसको लेके बच्ची को लेके घर आए, कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ें तो आम होती हैं। फिर छोटी सी मिसाल, बच्चा छोटा था, उसने तस्वीर के दाना नाक में क्या नाम में डाल दिया, उसी हॉस्पिटल की जाके देखा, उसने बोला नहीं इतनी बड़ी बात तो नहीं है, सिर्फ 25,000 का खर्चा है, डॉक्टर आएगा ऑपरेशन करेगा, बाहर निकालेगा है। उसको मैं लेके जनाज सल्ट में लेके, उसने पकड़े यूँ किया, 2 सेकंड में बाहर आ गया। ये तुम्हारे हालात हैं। बिल्कुल ठीक है। चले इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे, दिल के अमराज के हवाले से भी बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक हमने लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी और दीगर मामला है इसके ऊपर भी हम अब बात करेंगे। तो ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आएंगे। आप देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।
प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी, कुछ सेहत के हवाले से मामला हैं, उस पर बात कर रहे थे। दीन मोहम्मद अखुनज़ादा हमारे मेहमान हैं, यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए, उनसे बात हो रही थी दिल के अमराज के हवाले से। भाई साहब, दिल के अमराज में जो लोग हैं मुब्तला हैं, एक तो हमारे यहाँ मसला ये कि जो अद्वियात जिस तरह की वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो दिल के आर्जे से बचने के लिए एक दवा इस्तेमाल करते हैं, तो फिर मैदा ख़राब, फिर जिगर में ख़राबी शुरू हो जाती है और इस तरह और बहुत सारे दीगर अमराज शुरू हो जाते हैं। तो ये ज़रा बताइएगा कि इसको कैसे काबू किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए। जज़ाकल्लाह, तुमने बड़ी प्यारी बात की है। हमारी बर्बादी का सेहरा हमारी क्या नाम है जो अदारे हैं वो हैं बर्बाद तरीन अदारे हैं। बिल्कुल ठीक है। जो हम घी इस्तेमाल करते हैं, तेल इस्तेमाल करते हैं, वो नाकिस। बिल्कुल ग़ज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं, वो भी नाकिस। नाकिस सब। आप अदरक को ले लो, अदरक जो केमिकल में डाल के लेके आते हैं, इतनी सी अदरक होती है, वो फूल कितनी मोटी हो जाती है। ऐसे ही आधा किलो अदरक जो है ना 1 किलो 1.25 किलो तक पहुंच जाती है और सारा जहर है, हम खाते हैं। बिल्कुल तो हमारा मैदा तो ख़राब होना ही है। बिल्कुल ठीक है। जो दवाइयाँ हम इस्तेमाल करते हैं वो दवाइयाँ इतनी बर्बाद हैं कि आप अगर नज़ले की दवाई खा लें तो आपके मैदे में दर्द शुरू हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। आप अगर कमर की दवाई खा लें तो मैदे में दर्द शुरू होता है। तो ये हुकूमत वक्त तो ये जो दवाइयाँ बनाने वाली कंपनी हैं, इनको सोचना चाहिए, या 2 नंबर 3 नंबर 11 नंबर दवाइयाँ जो बनती हैं, तो ये देखें कि कभी उनको दुनिया से जाना नहीं, कभी नहीं मरना है। क्या कब्र में तो सब कुछ तो यहीं छोड़ देंगे, बिल्कुल ऐसा। अरबों खरबों डॉलर यहीं छोड़ देंगे, लेकिन अपना हिसाब किताब लेके जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। हिसाब किताब यहाँ नहीं रहेगा, वो मैयत के साथ कब्र में जाता है। बिल्कुल ठीक। इसी कहते हैं कि कफन की जेबें नहीं होती, लेकिन वहाँ जाके आपको मुझे गवाह नहीं चाहिए। हमारी आंखें, हमारे हाथ पाँव हमारे गवाह हैं। हमने गुनाह स्वाब जितने किए थे इन्होंने गिनती करनी। और ये जो बैठे ना कंधे पे करामत कातिबीन, ये लिखने वाले, ये अपनी पूरी डायरी लेके जाएंगे अल्लाह सुब्हान तआला के पास, इस बंदे ने ज़िंदगी में ये किया। बिल्कुल ठीक। हमारे मैदे की बर्बादी बहुत भयानक शक्ल अख्तियार करेगी। आप 100 में से 80 लोग जो ना आपको मैदे पेट की तकलीफ में मिलेंगे। किसी भी सेहतमंद बंदे को बुखार हो जाए, उसको डॉक्टर के पास लेके जाओ, आप जाओ, मैं जाऊँ, और जो दवाई खाएंगे तो ठीक होने से पहले मैदे में शदीद तकलीफ शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि जो दवाइयाँ बनाने वाले या इस्तेमाल करने वाले या करवाने वाले वो इस्तेमाल करने वालों पर रहम करें। बिल्कुल ठीक है। सिर्फ इल्तिजा रहम की है, किसी ज़ात पे नहीं बुरा कह रहा हूँ, सिर्फ मेरी इल्तिजा रहम की है कि जो दवाइयाँ इस्तेमाल वो कर रहे हैं, जो उसमें केमिकल डाल रहे हैं, उसमें कितनी बर्बादी होती है ये पता नहीं। देखिए कोर्टिज़ोन की मिसाल दे देता हूँ। आप गवाह हैं कि आपके सामने मरीज आए, जी जी। कोर्टिज़ोन खाते 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 अजीब कहानी होगी। आंखें बर्बाद, दिमाग बर्बाद, जिगर बर्बाद, मैदा बर्बाद, गुर्दे खराब होना शुरू हो गए। एक दर्द के लिए खातर अथेटिस का मरीज़ जो है ना पूरे वजूद को ख़त्म कर देता है। क्यों? जब उनसे पूछो वो बोलते हैं हमारे पास नेमल बदल नहीं है। डॉक्टर साहब कहना है कि हम इलाज कर सकते हैं, बात सच्ची है, सच्ची बात है, इलाज कर सकते हैं। मेडिसिन तो वो नहीं बनाते हैं। बिल्कुल ठीक है। मेडिसिन तो बनी बनाई आती है। और जैसे दरवेश फ़कीर लोगों का काम है कि मरीज़ को उसकी क्या नाम है मर्ज़ के मुताबिक दुआ बना के दी जाती है। वो भी एक तवील ज़माना जहाद करने के बाद 36-37 साल लगा के किसी काम के काबिल हुए। बिल्कुल ठीक है। इतनी रिसर्च करने के बाद जो मेडिसिन तैयार की, और वो भी सब नेचुरल है। बिल्कुल ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नेचुरल सारी। उससे दुनिया को शिफा मिलती है, उनके साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, बुराई नहीं है। बिल्कुल ठीक। जब वही मरीज़ ठीक है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी में आते हैं, वो जाके दिखाते हैं, मेडिकल रिपोर्ट दिखाते हैं, दिखाने के बाद वो इतना दुख होता है कि जब डॉक्टर साहब पहले तो ठीक होने के बाद कहते हैं माशाल्लाह अच्छा कहाँ से इलाज करवाया, तो बोला जी वो हाजी साहब से इलाज करवाया। क्या जड़ी बूटी? नहीं, वो अगर मेडिकल सतह पर तो मानते हैं, लेकिन जड़ी बूटी हम तो मानते ही नहीं है। लेकिन तुम ये तो मानो कि तुम्हारा बर्बाद किया हुआ मरीज़ ठीक हो चुका है, तुम्हारा बर्बाद किया हुआ मरीज़ ठीक हो चाहिए, तो अल्लाह का शुक्र अदा करो वो ठीक हो चुका है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोई हल नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो ये जी मसाइल हैं जिसके ऊपर बात हो रही है, ख़ास तौर पर दिल के अमराज में जो मुब्तला लोग हैं उनके हवाले से आज बात हो रही है, सर्जरी के हवाले से ख़ास तौर पे। अच्छा जी, कुछ केसेस यकीनन हमारे पास प्रोग्राम में भी शरीक हो चुके हैं जिनको सर्जरी रिकमेंडेड थी, डॉक्टर ने कह दिया था कि जी सर्जरी करवानी है, और उसके बाद वो इलाज उन्होंने करवाया तो सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ऐसे भी केसेस अल्हम्दुलिल्लाह जी देखें, ऐसे आपको हज़ार लोग मिलेंगे। मैंने पिछले दफ़ा आपसे अर्ज़ की थी, कुछ लोग उनकी आने की मजबूरी है, वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते, और बल्कि 99% ही नहीं आना चाहते। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, क्योंकि शर्म को मार रही होती है। जब वो मर रहे होते हैं तो शर्म ख़त्म हो चुकी होती है, और ठीक होने के बाद शर्म आ जाती है। बिल्कुल ठीक। ये दोनों बातें होती हैं।
देखिए हमारे पास डॉक्टर साहब हैं, मेरे पास से 55-60 साल करीब उनकी उम्र है। बड़ी डॉक्टर हैं, मैं नाम लेता हूँ, डॉक्टर कौसर साहबा बहुत ही प्यारी हैं। उतने घुटने में तकलीफ थी, वो नमाज नहीं पढ़ सकती नीचे बैठ के। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने इलाज कराया, जड़ी बूटियाँ खाई, आगे दम कराया, तो आज माशाल्लाह काफ़ी वक्त से जान नमाज में नीचे बैठ के नमाज पढ़ती हैं। उन्होंने खुद कहा, उससे बोला कि देखें मैंने इलाज करवाया, मैं खुद डॉक्टरों को दवाइयाँ खाई हैं, मैंने बाहर से भी इलाज करवाए, लेकिन मुझे शिफा नहीं मिली। बिल्कुल ठीक है ना। अब मैं आपको अपनी मिसाल दी कि मैं गिर गया था, मेरे बच्चे ज़बरदस्ती लेके गए थे, जब डॉक्टर ने मुझे चेक किया था 4000 फीस ले ली, आधे मिनट की फीस 4000 और 5000 एक्सरे के 9000 और 4-5 की दवाइयाँ, तकरीबन 15000 रुपये जो है वो हो गए। जब दवाई खाने के बाद मेरा हाथ बिगड़ा, मैं बच्चों को मना किया था मैं ठीक हो जाऊँगा, लेकिन उनका ज़िद थी कि नहीं आपको तकलीफ है, आप गिर चुके हैं तो आपको ले जा रहे हैं। मेरे पाँव इतने मोटे मोटे हो गए थे, मैंने जो कहा कि डॉक्टर साहब मेरी तो हालत ये बिगड़ी, बोला जी आप दवाई छोड़ दें और फलाने डॉक्टर से न बोलें, ये कर लें। ठीक है, अल्लाह रहम करे। कॉलर को एक शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, फजल इलाही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मैं फजल इलाही बात कर रहा हूँ। 20 साल पहले मेरे बाईपास हुआ था, अभी 2 साल पहले 2 स्टेंट डले हैं, एंजियोप्लास्टी हुई है। मैं रमज़ान के रोज़े रख सकता हूँ? 2 स्टेंट डले हैं आपके, ठीक है। मैं नहीं समझा। अच्छा जी, फजल साहब अब सवाल अपना ज़रा एक दफ़ा फिर दोहरा दीजिए। जी जनाब, मेरे 20 साल पहले एंजियो बाईपास हुआ था, ओपन हार्ट सर्जरी, और अभी 2 साल पहले एंजियोप्लास्टी हुई है, 2 स्टेंट डले हैं मेरे। अभी मैं रमज़ान के रोज़े रख सकता हूँ या नहीं? मेडिसिन चल रही है मेरी, तो मुझे दवा भी तजवीज़ कर दें और ये मशवरा दें कि रमज़ान के मैं रोज़े रख सकता हूँ या नहीं। ठीक है, अभी आपको जवाब दे देते हैं। जी फजल सबसे पहला साहब, काम तो ये कि ये अपनी सेहत को देखेंगे, इसकी सेहत क्या कहती है। ठीक है। अगर ये समझते हैं कि रोज़ा रखने के काबिल है, रमज़ान अभी दूर है, कल नहीं है, बिल्कुल सही, ठीक है, तो अल्लाह इनको खुश रखे, सलामत रखे, इनको शफा नसीब फरमाए अल्लाह सुब्हानहू व तआला। आमीन। रमज़ान से पहले ये अपने आप को खुद देखें कि किस काबिल है। इनकी सेहत अच्छी है तो रोज़े रखें, इनकी सेहत अच्छी नहीं रोज़े ना रखेंगे। हमारा मज़हब बिल्कुल ठीक है, सख्ती का नाम नहीं है, हमारा मज़हब मोहब्बत का नाम है, बेशक बेशक, चाहत का नाम है और इंसान की सहूलत का नाम है। बिल्कुल ठीक है। तो इसके लिए इसकी मुश्किल नहीं है, अगर इस काबिल हैं तो रख लें, अगर नहीं है सेहत तो अगर जबर इजाज़त नहीं देती है, बिल्कुल ठीक तो है। फिदिया अदा कर दें। बिल्कुल ठीक है, ये ज़्यादा मुनासिब है। और जैसा भी हकीम साहब ने कहा कि सेहत आपको ज़्यादा बेहतर, आप जानते हैं चलने फिरने में अगर कोई दुश्वारी नहीं है, भूख को बर्दाश्त कर सकते हैं, तो फिर आपकी सेहत इजाज़त दे तो ज़रूर रखें। वरना अगर कुछ ऐसी अद्वियात हैं जो अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आपको इस्तेमाल करना लाजमी है, तो ऐसी सूरत में तो फिर आप जो है वो दवा को इस्तेमाल करना आप तरजीह आप दें, इसको लाजमी है। तो इसमें ना मेडिकल आपको इजाज़त दे सकता कि आप इसको दवा को स्किप करें, लेकिन यकीनन अगर आपकी सेहत में बेहतरी आ रही है, क्योंकि अभी रिसेंटली अभी आपने बताया एंजियोप्लास्टी हुई है, स्टेंट अभी 2 डले हैं, ज़िंदगी बचाना सबसे पहला अमल है। बिल्कुल ठीक है। तो जब इंशाल्लाह थोड़ी सा टाइम गुजर जाएगा, और क्योंकि माह मुबारक में तो अभी काफ़ी टाइम है, तो इंशाल्लाह तब तक अगर सेहत इजाज़त दे तो ज़रूर रखें, और अगर नहीं इजाज़त देती तब भी इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। किसी आलिम से इस बारे में अगर आप रब्ता करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तौर पे आपकी रहनुमाई फरमा सकता है। एक कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? सर शुएब बात कर रहा हूँ मैं। जी फरमाइए, क्या कहेंगे? मैं मेरी हाजी साहब से ये पूछना था कि मेरी बेटी के पाँव में ना खुश्क खारिश है, एलर्जी है। तो किस नौयत की, एक्जिमा वगैरह भी है? खुश्क बिल्कुल खारिश है ना। अच्छा, सिर्फ पैर में होती है? नहीं बिल्कुल खुश्क है वैसे। अच्छा, नहीं सवाल मेरा ये कि सिर्फ पैर में है या जिस्म के और भी? अच्छा, सिर्फ पैरों में है, ठीक है। तो कितनी उम्र होगी बेटी की आपकी? अच्छा, टीवी के ऊपर अब आप आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहे हैं। चलें जवाब आपको देते हैं, ठीक है जी, चलें अभी आपको जवाब देते हैं। लेकिन जब भी आप प्रोग्राम में कॉल करें टीवी की आवाज़ बंद करें। अब आप अपनी आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए पूरी बात नहीं हो सकी। जी फरमाइए। जी यासर, इसके लिए बेहतरीन रास्ता ये है कि ये आके दिखा दें। जितने भी मरीज़ हैं उनके लिए सबसे तरजीह है कि वो आके दिखा दें, कि देखने के बाद से ये अंदाज़ा होता है कि मरीज़ किस कंडीशन में। बिल्कुल ठीक है। ये खारिश है, एक्जिमा, इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है। तो बच्ची को लेकर आए, दोपहर में रोज़ाना बैठता हूँ, दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक। सिर्फ एक दिन इतवार का सुबह 10 से दोपहर 2 का टाइम है। बादराबाद 4 मीनार चौंगी है, सैलानी वाले हम दोनों आमने सामने बैठते हैं। मेरे नंबर 1 चल रहे हैं, अभी भी सवाल जवाब हो रहे हैं, अभी लोग कॉल्स कर रहे हैं और वहाँ पर जो मालूमात लेते हैं या टाइम लेते हैं, जो कुछ भी उनकी ज़रूरत है वो बात कर रहे हैं। तो बच्ची को लेके आ जाएँ, अल्लाह खैर करेगा। आपको याद है कि जो शख्स ने सवाल किया, आप पास एक बच्ची आई थी, उसके क्या नाम है,
पूरी टांग काली हो गई थी। जी जी। वो खारिश कर करके यानी काफ़ी तबीयत 10-12 साल रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह उसके एक निशान भी नहीं है। सारी कालक ख़त्म हो गई, सारी खारिश ख़त्म हो गई अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बच्ची बिल्कुल ठीक ठाक है माशाल्लाह। भी उसने एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से क्या नाम है MBA फाइनल किया माशाल्लाह। तो आज 10 साल 15 साल की तकलीफ़ उस बच्ची ने जो उठानी उठा ली, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास आई वो ठीक ठाक है। अभी भी आते मिलने आते थे, जिसको डिग्गी होता डिग्गी के मामले जी में जी आई थी। जी जी तो बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सबका इलाज रखा हुआ है। शिफा अल्लाह के इख्तियार में है, मैं और आप कोशिश करते हैं, कोई दावा नहीं है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये यकीन है कि जो मेरे पास मेडिकल रिपोर्ट्स और बंदे मौजूद हैं जो आपकी आंखों ने देखा, बिल्कुल आप ही गवाह हैं, बिल्कुल ऐसा ही। तो वो मेडिकल में 99% नहीं 100% नाकाबिल इलाज लोग आए और अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल से जवाब हुए, अल्लाह ने शिफा दी और मैंने कोशिश की। तो इस भाई से मेरी दरख्वास्त है आप अपनी बच्ची को लेके आ जाएँ, 2 बोतलें पानी की भरी हुई लेके आ भरी हुई जाएँ लेकर आएं। और अल्लाह खैर करेगा। वो बच्ची खारिश कर रही है, वो कुछ दुआ लगा के ना ये बात मैं वजाहत कर दूँ, ये बिल्कुल ठीक है। जितनी भी खारिश है जितना भी तकलीफ़ है वो उसी हालत में आएंगी और मेरे पास किस हालत में जाएंगे ये अल्लाह की मोहब्बत देख लेना। मेरा कोई दावा नहीं है, लेकिन मेरे पास से बच्ची इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह ठीक जाएगी। बिल्कुल ठीक है। इंशाल्लाह इस चीज़ का ख्याल रखें जी। और जो कराची में रहते हैं ज़्यादा बेहतर यही है कि किसी भी डॉक्टर के पास, किसी के पास भी आप मॉलेज के पास जाएं तो ख़ुद जाके विज़िट करें ताकि देखकर जो है वो ज़्यादा बेहतर तौर पे जो है वो तशख़ीस हो सकेगी। और दूसरा ये कि रिपोर्ट्स के हवाले से जैसे हम बार बार कहते हैं तमाम मरीज़ों के लिए है कि जब भी आप जाएँ तो अपनी रिपोर्ट्स अपने हमरा ज़रूर लेकर जाएँ। फोटो फिर फ़ोटो कॉपी उसकी लेकर जाएँ, मेरे पास ओरिजिनल रहेगी। भले आप अपने पास रहें, फ़ोटो कॉपी आप अपने पास रखें तो ये ज़्यादा बेहतर है ताकि उससे जांचने में आसानी हो जाए, मदद मिले कि आपकी जो इस वक्त जो है वो कंडीशन क्या है और बाद में आपकी कंडीशन क्या रहती है। एक और कॉलर है, उन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। सर। मैं अब्दुलरहमान बात कर रहा हूँ कहाँ पंजाब से? से। पंजाब से बात कर रहे हैं, ठीक है, फरमाइए। सर आज सर से बात करना यही चाह रहे थे कि मेरी बच्ची है तकरीबन कोई 5 सालों की ना, अच्छा। उसको ब्लड लगवाया, खून लगवाया था, खून की कमी थी ना। उसके बाद उसकी एलर्जी खत्म नहीं हो रही, बहुत ज्यादा दाने जिस्म पे निकल आए और बहुत अच्छा। इलाज भी कर रहे हैं, सही नहीं हो रही, टीके भी लगवाए। कितना अर्सा हुआ पहले खून लगवाया था? तकरीबन सर 2 महीने हो गए, 2.5 महीने। अच्छा, क्या कोई चोट वगैरह लगी थी? नहीं जी, वैसे ब्लड की कमी थी। अच्छा, ब्लड की कमी की वजह से डॉक्टर ने कहा खून लगाया जाएगा। हाँ जी। अच्छा, ठीक है, ये ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि ये उसका ब्लड टेस्ट करवा लें ठीक है। कि ब्लड में किस चीज़ की खराबी है। हाँ, ये जो ज़रूरी भी है। खून चढ़ाया गया वो खून ख़राब था। ये अमूमन बात होती है कि जो खून चढ़ाते हैं उसकी अब तो काफ़ी अच्छी लैबें, अच्छे इदारे बन चुके हैं, लेकिन वो बहुत सारे ऐसे हैं जो बस ऐसा खून दिया और जाके चढ़ा दिया, बिल्कुल टेस्ट ठीक है। कराया कि मैच हो गया तो लगा दिया, लेकिन उसके बाद अंजाम बहुत बुरा होता है। ये मेरे सामने की बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। ठीक है। मेरे प्यारे भाई, अल्लाह आपको अच्छी शिफा दे। तो आप एक काम करो, दोपहर 2 बजे से रात 8 का टाइम है, आप मुझे फ़ोन कर लेना, मैं आपसे तफसील ले लूँगा। डिटेल लेने के बाद फिर आपको मैं बता दूँगा मुझे क्या करना है और आपको क्या करना है। इंशाल्लाह तुम्हारी बच्ची ठीक हो जाएगी, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी, इसकी फिक्र नहीं करना। बच्ची आपकी बिल्कुल ठीक होगी, बेहतरीन काम होगा। लेकिन अभी एक काम ज़रूर कर लें यासर, इसलिए बहुत ज़रूरी काम जी है। जी, ज़रूर और ज़रूर। ये सब के लिए, इनके लिए नहीं है। बड़ी हाड़ जो होती है आम मिलती है, पंजाबी में कहते हैं हरीड़ी, जी जी, उर्दू में कहते हैं हाड़। हाड़ छोटी बड़ी 2 होती है। बिल्कुल ठीक ये है। बड़ी हाड़ का पाउडर ले लें, 1 पाव पाउडर ले लें। उस बच्ची के लिए कम से कम 3-4 महीने बहुत है। ठीक है, सुबह उठ के 1 चुटकी पाउडर ठीक है। चमचे में डालें, मुँह में डाल के बच्ची को पानी पिला दें और उसको आलू चावल, बड़ा गोश्त, नींबू, इमली अचार, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और तमाम दालें बंद कर दें। लेकिन सबसे अच्छा है कि टिंडा रोटी तोरी पे रखें। बिल्कुल ठीक है। टिंडा रोटी तोरी, रोटी डबल रोटी और कड़ी पत्ता जो है बच्ची के लिए जो भी चपाती पकाएं उस चपाती में 10 पत्ती कड़ी पत्ता आटे में गूंद के पका के खिलाएं। ये इंशाल्लाह ताला सुबह इंशाल्लाह मेरा भाई को अल्लाह खुशी दे, बच्ची को शिफा दे और हम भी खुश होंगे तो ये भी खुश होंगे, अल्लाह भी खुश होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो ये उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। इस चीज़ का ख्याल रखें। एक तो परहेज़ इसमें ज़रूरी है मेरे भाई, जो भी है मरीज़, बच्ची है, कोई भी है, परहेज़ आपने रखना है और ये परहेज़ चंद दिन का है। इंशाल्लाह उसके बाद अफाका ज़रूर होगा और जो बताया गया है उसके ऊपर अमल करें और उसके बाद फिर आप ज़रूर जवाब दें। और जैसा भी बताया कि आप जो है वो रब्ता कर सकते हैं 2 बजे के बाद। तो ये ऊपर जो स्क्रीन के ऊपर नंबर आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, इसके ऊपर जब आप कॉल करेंगे तो आप हाजी साहब से जो है वो बात कर सकेंगे और आपको ज़्यादा बेहतर तौर पर जो है वो अपना मसला आप बयान भी कीजिए और आपको इसका हल मज़ीद जो है वो बता भी दिया जाएगा। बल्कि ये जो चीज़ें बताई हैं इसके ऊपर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह काफ़ी शफाका होगा। दवा अगर कोई होगी तो आप तक ज़रूर पहुँचा दी जाएगी। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो जनाब ये सिलसिला हमारा जारी है, कॉलर्स को हम शामिल कर रहे हैं, मुख्तलिफ अमराज के हवाले से लोग बात कर रहे हैं और ये पूरे पाकिस्तान के लिए नंबर है, पाकिस्तान में कहीं से भी जो है वो कॉल की जा सकती है
और अपना मसला जो है वो बयान किया जा सकता है। हम यहाँ पर बात कर रहे थे अभी कुछ देर पहले दिल के अमराज के हवाले से बात हो रही थी और एक हमारे जो मोहतरम बुजुर्ग थे उन्होंने कॉल भी की, उन्होंने जानने की कोशिश की इनका मसला जो है। तो इस तरह कॉलर्स को और शामिल करेंगे, अभी कुछ देर बाद और कॉलर्स होंगे उनको शामिल करेंगे और उनसे हम बात करेंगे। जी, तो ये भी एक बड़ा मसला है जैसा अभी हमने बताया दिल कि के लिए मैं जी एक खास नुस्खा बताना चाहता हूँ। जी जी जिनके शरानी बंद हैं, बाल बंद हैं और दिल फैल चुका है या दिल सिकुड़ चुका है जी, और दिल में सुराख वाले के लिए नहीं है, ठीक है, जिसमें दिल में सुराख है वो ये नुस्खा इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन उसके अलावा तमाम जिससे दिल बड़ा हो चुका है, छोटा हो चुका है, उसके बाल बंद है, शराने बंद के लिए यही हल का इस्तेमाल है। ठीक है, सुबह उठते ही चाय का पाव चमचा यानी कि 3 चुटकी के बराबर निहार मुँह में डालें और उसको ऊपर पानी पी लें। ठीक है, तो ये तमाम मरीज़ों के लिए ये है कि वो कोशिश करें कि 2-3 महीने 4 महीने टिंडा लौकी तोरी का इस्तेमाल करें। ठीक है, अदरक लहसुन प्याज हरी मिर्च धनिया पुदीना लाभ है, लेकिन लाल मिर्च काली मिर्च टमाटर इस्तेमाल नहीं करें। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, घी इस्तेमाल करें तो देसी घी इस्तेमाल करें। ठीक है। दिल के मरीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जी मैं आपकी इजाज़त से मैं छोटा सा नुस्खा ठीक है। मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। मुझे यकीन है कि आप जी जी वकील भी हैं और डॉक्टर जी, भी हैं, जी, दोनों जी। काम डबल है। आप मुझे भी बता दें, कौन को भी बता दें, हम जब छोटे थे आप पैदा भी नहीं हुए थे। जी बिल्कुल, सच है। बिल्कुल ठीक है, जब मैं छोटा था आप उसमें नहीं पैदा हुए थे। सही है। लेकिन हम सुनते थे कि देसी घी बंद करो, डालडा इस्तेमाल करो, तलो इस्तेमाल करो। लोगों ने धड़ाधड़ बोला इससे दिल की बीमारी पैदा होती हैं और जब वो शुरू हुआ तो होने के बाद दिल की बीमारियों को ढेर लग गया। आज मुझे बता दो, बिल्कुल 71 में ये मैंने सुना था, 71 72 50 साल, और आज वही डॉक्टर कहते हैं कि देसी घी इस्तेमाल करो और ये जिससे जो बाजार दिल वाले को- बताते हैं। जिसमें से दिल को ताकत मिलती है ठीक है। और सब कुछ ठीक हो। कॉलर को शामिल करते हैं, इसके ऊपर गुफ्तगू जारी रहेगी। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? ये मोहम्मद रफीक नाम है मेरा, इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। ये काफ़ी अर्से से मैं इलाज करा रहा हूँ, 5-6 साल से। अचानक मेरा कान बंद हो गया था और इसमें शोर शुरू हो गया है अच्छा और बहुत ज़्यादा शोर ख़त्म नहीं हो रहा है। दूसरा वो आंखों में मोतिया है, ये ख़त्म नहीं हो रहा है। अच्छा और टांगों में इतनी थकन होती है कि बिल्कुल हिला नहीं जाता। लेकिन मेजर मसला मेरा कान का है। अच्छा एक कान से सिर्फ काम चला रहा हूँ, दूसरा कान मेरा बिल्कुल आवाज़ और छाएं अंदर पड़ा, बहुत ज़्यादा शोर है मेरे कान के अंदर। जी जी जी, ये शोर ख़त्म नहीं हो रहा है। अल्लाह बेहतर करेगा, आप बेफिक्र रहें। और शुगर ब्लड प्रेशर कोई और मर्ज आपको है लाख? नहीं, वो अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह बस का ठीक शुक्र है। कोई दवा वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं? जी मैं मतलब है कि वो एक गोली है जैनिक्स वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। अच्छा, वो किसने बताई आपको इस्तेमाल करने के लिए? वो डॉक्टर साहब ने बताई थी कि वो इस्तेमाल करो तो उससे ये होगा कि थोड़ा सा मतलब आपकी ब्रेन थोड़ी हल्की होगी, उससे नींद असल में आती है। बड़ा मसला है मेरे लिए। अल्लाह खैर करेगा। चले, सिर्फ इतना है कि थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, फर्क नहीं अच्छा। पड़ा। फर्क उससे फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन अल्लाह खैर करे। बड़ा मसला है दिमागी, मतलब नमाज पढ़ता हूँ भूल जाता हूँ। जी जी बिल्कुल, और मुझे ऐसा ही होता और होगा। मसला सबसे बड़ा ये है कि मतलब कान में शोर इतना है कि मैं रात सारी नहीं बिल्कुल सो होगा, सकता। बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ मेरे भाई। आपके असाब के ऊपर भी इस वक्त जो है उसका वो होगा, असर होगा और भी उसके बड़े नुकसान हैं। लेकिन चलें अभी आपको इलाज तजवीज़ करते हैं, ज़रा गौर से सुनिएगा। फ़ोन रख के टीवी के ऊपर जवाब सुनिएगा, ठीक है? जी जी जी। चले अभी आपको जवाब देते हैं। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं है यासर। ये पेचीदा तरीन मसला है, जी दिमाग से भी, कान से भी और पीछे जो भी ताल्लुक है आँखों जी, का भी ताल्लुक जी। एक ही जगह जुड़ा हुआ है। ये मेरा प्यारा भी खालिस सरसों तेल है, ठीक है, लेकिन ये तयशुदा खालिस तेल हो। ठीक है, एक पाव सरसों तेल लेके उसमें 41 दाने देसी लहसुन छील के डाल दें। ठीक है, उसको हल्की आंच पे पकाना शुरू करें। पकाते 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 बिल्कुल जल के राख हो जाए। ठीक है, जब जल के राख हो जाए तो जो भी मलमल का जो कपड़ा हो उससे उसको छान लिया जाए। ठीक है, छानने के बाद रात को नीम गरम तेल, नीम गरम से हल्का सा तेज भी हो मसला नहीं, लेकिन नीम गरम कम से कम होना चाहिए। ठीक वो ड्रॉपर लेके तो अपने कान में 3-4 ड्रॉप डाल के उसके ऊपर रुई रख लें। ठीक है, एक काम हो गया। दूसरा काम है कि ये बुजुर्ग जो है ना, लौकी का सूप दबा के पिए। लौकी ले जाएं, आधा किलो लौकी का डेली 6-8-10 गिलास सूप बना लें, दबा के पिए लौकी का सूप। ठीक है, तीसरा काम ये करें कि बकरे की सिरी, बकरा बकरी कोई भी हो, उसकी सिरी का इस्तेमाल कसरत से करें, ज़्यादा तक करें। ठीक है, उसकी वजह मैं बता देता हूँ। ज़रूर।
कि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान पैदा किया है। अजीम तरीन अल्लाह सुब्हानहू तआला की करम नवाज़ी हमारे ऊपर है। जी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है प्यारे महबूब का कि जिस इंसान के वजूद में जो कमी हो बकरा बकरी के वो हिस्सा इस्तेमाल करना शुरू करे वो ठीक हो जाता है। बिल्कुल सही। इससे कान में तकलीफ है, बकरे के बकरा बकरी कोई भी हो, ये इसके अलावा तमाम लोग भी इसकी सरी इस्तेमाल करेंगे तो आपको देखें बड़ा फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जो ये तेल सरसों का लहसुन जला के जो गर्म इस्तेमाल करेंगे तो इस प्यारे भाई से कहूँगा आज पाकिस्तान में पीर है, इनके पास ही पीर होगा। बिल्कुल ठीक है। आइंदा पीर को जो है ना कॉल करके हमें बताएं। कॉल करके बताएं कि इस हफ्ते के अंदर क्या फ़र्क पड़ा। इसके अलावा मेरे भाई आपने 2 बजे के बाद मुझे फ़ोन कर लेने तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या कुछ और मुमकिन है, क्योंकि 2 बजे से पहले मसरूफ़ होता हूँ, मेरी बात होना मुश्किल होती है। 2 बजे की मैं नमाज़ पढ़ के वज़ाइफ करने के बाद फिर मैं लोगों का इलाज भी करता हूँ और फ़ोन भी सुनता हूँ। ठीक है जी, ठीक है। चलिए अब ये आखिर में एक हमारा सिलसिला थोड़ा चाहूँगा इसके बारे में बता दें ताकि लोग इसके अंदर शामिल हो जाएं ज़रा। हाँ, बहुत अच्छी बात की है। सबसे पहले ये कि जैसे कि भाई ने बोला कि ऐसे कान में आवाज़ आ रही है तो ये दोनों हाथ कान पे रखें और जब मैं बोलूँ आमीन उठाएं और फिर रख लें। इस तरह इसका गले में तकलीफ़ है, नज़र ज़ुकाम बुखार है, गले पे हाथ रखें, सीने पे हाथ रखें। जैसे कोनी में तकलीफ़ है तो ऐसे कोनी पकड़ लें, जैसे कंधों में तकलीफ़ है कंधे पकड़ लें, गुर्दों में तकलीफ़ है गुर्दे में रखें। जहाँ जिसको तकलीफ़ है, घुटनों में दर्द है, नाक में टांग में, वहाँ हाथ रखें। जो मैं पढ़ूँ मेरे साथ आमीन बोलते रहना। बिल्कुल ठीक है। आमीन सुम्मा आमीन या रहमतल आलमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये तरीका चलता रहेगा, ये हमारी मश्क है और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इसमें सब लोगों को शिफा मिलती है। हमारे इलाज में अदारे में भी और यहाँ भी जी, मुस्लिम गैर मुस्लिम सबका बराबर इलाज होता है। जो भी आता है हर मज़हब को बनाता है कि शिफा पाता है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह और बड़ी आसानी होती है, बड़ी अच्छाई होती है। बिल्कुल ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला तकलीफ बीमारी जिन जादू मुश्किल परेशानी खत्म हो, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले। पाकिस्तान और इस्लाम सारी कायनात में गालिब हो जाए, सारी कायनात इंसान और मुल्क इस्लाम पाकिस्तान ताबे हो जाए। पाकिस्तान के अंदरूनी बैरूनी दुश्मन खत्म हो जाएं, शर्फ साथ फैलाने वाले खत्म हो, चोर डाकू कातल खत्म हो जाएं, ये मुल्क पाक हो जाए तमाम गंदगी से। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान मशरक़ दुनिया में गालिब रहे, कायम रहे और क़यामत तक कायम रहे और दुनिया के सबसे बड़ा, सबसे अमीर, सबसे ताकतवर मुल्क जो है पाकिस्तान इस्लाम हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला कायनात के तमाम मरीज़ों को शिफा मिले, जो भी है जहाँ भी है, जिस मज़हब से भी है, जिस मज़हब में मर्ज़ ख़त्म हो जाए, जो वजूद की जितनी भी कमी है कमी पूरी हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। सभी रोज़ी कुशाद हो जाए, शादी ब्याह के मामले हल हो जाए। अल्लाह हम सबसे राज़ी हमेशा राज़ी हो। आमीन सुम्मा आमीन या रहमतुल्लिल आलमीन। छोड़ दोबारा पकड़ो, सब तकलीफ वाली ज़्यादा मुश्किल छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो। ठीक है। ये प्रोग्राम जो है आप जो अभी आपके सामने ये मश्क की गई है, दुआ की गई, तो इसमें इसका ये है कि आप अपने पास अपने मोबाइल पे रिकॉर्ड कर रख लें या हमारा एडीएम नेचर और एडीएम नेचर यूट्यूब भी है और उसमें भी आप देख सकते हैं और फेसबुक भी देख सकते हैं और गुड मॉर्निंग कराची भी इसमें भी देख सकते हैं। तो उसमें आप इसका तरीक़ाकार यही होगा कि जिस वक्त आप देखेंगे इसको लगा के यही अमल करेंगे बार बार, आपको वही शिफा मिलेगी। अभी आपको फ़ौरन शिफा मिलती है, ऐसे ही उस वक्त मिलेगी। ये जिसको जहाँ तकलीफ है इसको लगाए, इस तरह अमल करे, फ़ौरन आपको शिफा मिलेगी इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक जी। सर बहुत शुक्रिया जी दीन मोहम्मद अखुंज़ादा, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया और जो प्रोग्राम देखने वाले उन सबका भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने वक्त निकाल के प्रोग्राम देखा भी और अपनी राय भी दी और साथ साथ सवालात भी हमें भेजते रहे और ये सिलसिला इंशाल्लाह आगे भी जारी रहेगा। पीर का दिन हमारा ख़ास होता है जो 10 से 11 का हमारा सेगमेंट होता है। इसमें हमारे साथ दीन मोहम्मद साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा होते हैं और उनसे आपकी सेहत के हवाले से जो गुफ्तगू होती है, मसाइल के ऊपर बात करते हैं। अपने पैगामात आप इसी तरह हमें भेजते रहिए। नेक्स्ट वीक में जब आज के दिन प्रोग्राम होगा तो वो बहुत सवालात को शामिल किया जाएगा। इस तरह और जो आपके बहुत दीगर सवालात हैं उसके ऊपर हम इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स में गुफ्तगू करते रहेंगे। फीडबैक आपकी मौसूल होती है, इलाके के मसाइल के हवाले से आपके जो बात करते हैं, निशानदेही आप करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो सिलसिला जारी रहेगा इंशाल्लाह, इन मामलों पर गुफ्तगू होती रहेगी। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त क्योंकि अब ख़त्म हो गया तो कल इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।